अरे ओके परफेक्ट बनाई है, मैं देख चुका। ओके ओके, यू मे स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलो तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई मार्केट है तो पहली चीज तो ये मार्केट है तो रिस्क है। ठीक है, इस चीज से मत डरना भाई, क्योंकि है ना घर वाले अलाउ नहीं करते हैं मार्केट में। तो तब बना लेना पहले परमिशन लेकर, फिर ही घुसना मार्केट में। तो और रिस्क लेने से बिल्कुल मत डरना, क्योंकि जीतोगे तो खुश रहोगे, हारोगे तो समझदार हो जाओगे, और बिना रिस्क लिए तुम मार्केट में नहीं रह सकते। ठीक है, और एक चीज, गलतियां करोगे उसी से सीखोगे, मार्केट में तो यही है। पर एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि उतनी गलती करना जितनी तुम अफोर्ड कर सको, ताकि तुम दोबारा गलती करने के लायक रह सको। ठीक है, बाकी बिना गलतियों के कभी मार्केट तुमसे कभी भी नहीं सीखा जाएगा। हमेशा गलती जो भी आता है ना, फर्स्ट टाइम जो बिगिन करता है, हमेशा गलती होती है। तो उससे डर के भाई तुम छोड़ दो, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। गलतियां तो होंगी ही होंगी, इसलिए ये चीजें मैं पहले बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो फिर देखो टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल ये रहता है यार, कब शुरू करें, आज करें 4 साल बाद करें। तो इसका आंसर देखो ये वॉरेन बफेट जी देते हैं कि इन्होंने है ना 11 साल की उम्र में चालू किया था इन्वेस्टमेंट। पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी। तो और ये कहते हैं कि है ना, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं 11 साल तक अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। तो मार्केट शुरू करने के लिए बेस्ट डे आज है। ये मत सोचना यार कल करूंगा जब मार्केट गिरेगा तब करूंगा, या बाद में करूंगा, कभी भी करूंगा नहीं। आज है, जैसा भी मार्केट है आज शुरू करूंगा, वो बेस्ट है। ठीक है, तो भाई बीच बीच में हाँ 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 ना हाँ हाँ बोलते रहना, हाँ, एक्साइटेड रहेगा तो शुरुआत की मोटिवेशन। हाँ, शुरुआत की मोटिवेशन। अब देखो तुम्हें फर्क दिखाता हूँ यार, तुमने आज शुरू किया मतलब तुमने 20 साल की उम्र में एक चालू किया, एक तुमने ना 5 साल बाद चालू किया, उसका डिफरेंस कितना आता है। तो देखो तुमने यार 20 साल की उम्र में चालू किया, एक ने किया 25 साल की उम्र में। और तुमने मतलब मंथली 2,000 रुपए से शुरू किया, और मंथली तुम्हें ना 2,000 इन्वेस्ट कर दो, और मिनिमम रिटर्न मान लो यार तुम्हें ना 10% की मिल रही है। तो जब तुम 60 साल के हो गए, तो फिर जो टोटल अमाउंट तुम्हें मिलेगा, जो जिस बंदे ने 20 साल की उम्र में चालू किया उसको मिलेगा 1 करोड़, कितना 1.13 करोड़। और जिसने 25 में चालू किया उसको मिलेंगे सिर्फ 69 लाख। तो ये स्टार्टिंग के 5 साल कितने का डिफरेंस बना देते हैं, लगभग 44 लाख का। इसीलिए इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करना सबके लिए बेटर रहता है। अब देखो क्यों करनी चाहिए भाई, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए। हम तो भाई एफडी में रखेंगे, बैंक में रखेंगे, सेफ चीज है। तो देखो ये है इंडिया की जो सबसे बढ़िया बैंक है ना, उनकी एफडी की रिटर्न है 1 साल की। तो जो प्राइवेट बैंक है, इंडसलैंड बैंक है, वो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है एनुअल 7%। बाकी ये सारी बैंक है जो मैक्सिमम 7% है, जो इंडिया में आज की डेट में मिल सकती है तुम्हें। तो तुमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो तुम्हें एंड में 1,07,000 रुपए मिल जाएगा। पर इसमें दिक्कत ये आती है, तुम्हारा पैसा तो सेफ है, पर आज की डेट में जो इंडिया में इन्फ्लेशन है वो है 4 ± 2 होती है इंडिया में। पर आज जो है वो 6% है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मतलब जो तुम चीज आज 100 रुपए की खरीद सकते हो, वो अगले साल तुम्हें 100 रुपए की नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर तुम्हें ना 7% का तुम्हें रिटर्न मिल रहा है, 6% महंगाई हो गई, फिर उसमें जो तुम्हें टैक्स लग जाएगा तो लगभग तुम्हारा बराबर हो जाएगा, तो तुम्हारा पैसा घट रहा है। और घर में रखा है तो वो तो बिल्कुल ही घट रहा है, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए भाई मार्केट में, और मार्केट में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हें है ना इन्फ्लेशन से 3-4 गुना ज्यादा रिटर्न मिल सकती है तुम्हारी सेविंग्स से, और तुम्हें ना अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट में। पर एक चीज ये भी ध्यान रखना यार, मार्केट है तो तुम पैसा डुबा भी सकते हो, खो भी सकते हो जितना तुम्हारे पास है ना। यार आंख बंद करके करोगे ना चीजें, ट्रेडिंग चालू कर दी, कुछ पता नहीं है, ऐसे ही कूद पड़े। ये यार एक बात बता, तो हाँ, ये लूज वाला रिस्क तो तभी हुआ ना जब आप एवरीडे ट्रेडिंग में घुसो।
जरूरी नहीं है। देख इसमें क्या होता है यार, तूने है ना कई स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं, तूने यार मतलब वीक कंपनी ले ली, वो सारी चीजें आगे बताऊंगा मैं। जैसे यार तूने देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम कहते मैं एयर इंडिया में घुसता हूँ, एयर इंडिया ट्रेड नहीं करती, लेकिन मान लो अगर तुम कहते मैं एयर इंडिया में घुसता हूँ, तो अब आज से 10 साल 20 साल पहले बहुत अच्छी चल रही थी, आज वो गिर गई, इसको पता था क्या? जेट एयरवेज आज गिर गई, इसको पता था क्या? तो लूज का तो कहीं भी रिस्क है, वो तो कहीं भी हो सकता है, वो तुम्हें सोच के घुसना कि मुझे कब निकलना है। बिगनर को कभी भी मतलब ट्रेडिंग में घुसना नहीं एक बात चाहिए। बता, अगर आप एक ही कंपनी में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते जा रहे हो हर मंथ, तो उसके बाद अगर वो लूज हो रही है तो आपकी अच्छी खासी अमाउंट एट द एज ऑफ 60 डूब गई ना। ब्रो डाइवर्सिफाई भाई उसके लिए सेंसेक्स होता है, अभी बताएंगे आगे। शांति रख शुभम, शांति रख। भाई मत बोलो और समझ जाने बता एक बार इनको पूरा समझा रहा था, फिर जिसका डाउट है बाद में पूछना, ऐसे मजा नहीं फिर आता। चीजें है ना, तेरे को एंड में जो डाउट है ना पूछ के बीच में आए तो वो पूछेगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे चालू होने। तो भाई ठीक है, ये सारा हो गया। अब ये देखो कुछ चीजें अभी है ना शुरू, जैसे इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए स्टॉक में। तो यार पहली बात तो है ना, इसमें कोई तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है, तुम जब चाहो जब कर सकते हो, नहीं करना मत करो। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं की होती। देखो सबके है ना, सबके दिमाग में ये होता है कि यार है ना ये होते हैं तो ये कर पाते हैं, यही कर सकते हैं, सीए के लोग कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। हम तो यार बीटेक कर रहे हैं, हमें तो क्या ज्ञान है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें फ्री टाइम बहुत मिलता है यार, मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलता है, और वो भी 9 बजे से 3 बजे तक रहता है, तो तुम्हारी 6 घंटे की है, बाकी तुम पूरे दिन मौज करो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। तुम इसको कहीं पे भी कर सकते हो भाई, घर बैठ के करो, छत पे बैठ के करो, दुनिया के किसी कोने में बैठ के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मार्केट है तो मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती है मनी बनाने की, कहीं भी कभी, चाहे बुल रन हो चाहे बियर रन हो, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं। हमेशा पैसा बनाने कहीं ना कहीं रहती है, और सबसे बढ़िया चीज है कि यार तुम सोते हुए भी पैसे बना सकते हो, और ये चीज नहीं करोगे तो भाई तुम जिंदगी भर काम करते रहोगे और फिर भी कुछ नहीं होगा, एट द एंड तुम्हारे पास कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम ये सोच रहे हो यार डिग्री के लिए ये ऐसे ही कह रहा है कि डिग्री चाहिए होती है, इसका देखो तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इंडिया के है ना कुछ बहुत टॉप इन्वेस्टर्स हैं, कुछ है, ये 2 तो सीए हैं, चलो बात मान ली। ये जो अब तीसरे देखो मिस्टर राधाकृष्ण मान, ये अंडर ग्रेजुएट है, जो आज से 4 साल बाद अपन सारे होंगे, बस वही डिग्री है इनके पास भी। विजय केडिया है इसके पास भी, मतलब इन्होंने भी बीकॉम की हुई है। बाकी ये सारे अलग अलग फील्ड हैं, कोई भी फील्ड वाला ये सारी चीजें कर सकता है। अब देखो तुम्हें अंडर ग्रेजुएट लग रहा हो, तुम्हें ये सोच रहे हो यार हल्का आदमी है, तो देखो तुम्हारा इसका पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि देखो इसके पास डीमैट की होल्डिंग है कितने की, 1,11,000 करोड़। डीमैट इनका खुद का कंपनी है, खुद की कंपनी है इनकी, इन्होंने जो शुरू करी थी सामान, वॉलमार्ट देख के और आया हाँ, तो स्कैम देखी है किसी ने? तो एक मोटा सा आदमी था, उसके साथ एक छोटा सा आदमी था, वो यही थे मिस्टर राधाकृष्ण दमानी। ठीक है, और जो मोटा सा आदमी था वो था मिस्टर झुनझुनवाला साहब। वो जेठालाल ऐसा। अब एक टाइम पे इंडिया के सेकंड रिचेस्ट इंसान थे। हाँ, अब देखो यार ये कुछ टिप्स हैं यार जो तुम्हें मतलब बिगनर्स को फॉलो करनी चाहिए हमेशा, है ना। पहली टिप है यार छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, कभी भी नहीं यार सीधा आया तो मैंने लगता है सारे छोटा छोटा शुरू करो। दूसरी चीज है डाइवर्सिफाई करो, कभी भी एक कंपनी में मत लगाना यार सारा पैसा मैंने ना एक ही कंपनी में लगाना, ये कभी नहीं करना चाहिए। ये इस पे है ना एक कोट है कि है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब कभी भी एक कंपनी में, क्योंकि है ना उसमें रिस्क ज्यादा होता है यार, वो है ना कल मतलब कल डूब गई मेरा सारा रुपया चला जाएगा, पर मैंने यार एक की जगह 10 में लगा रखा है, तो एक ही तो डूबी है, बाकी 9 तो ग्रो कर रही है, रिस्क कम रिस्क है। तो स्टार्ट कर रहे हो तो यार स्टार्ट है ना हमेशा ब्लू चिप स्टॉक से करो। ब्लू चिप मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे आज की डेट में रिलायंस है और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो जैसे ब्रिटानिया है, वो तुम्हें मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी है ना फ्री की एडवाइस पे टिप पे है ना उस पर स्टॉक कभी नहीं खरीदना चाहिए यार। आज है ना
उसने मेरे दोस्त ने कही है यार ये कंपनी ये कंपनी बढ़िया है, मैंने खरीद रखी है तो तू भी खरीद ले, और हमने वो खरीद ली। भाई ये सबसे गलत चीज़ है मार्केट। हमेशा है ना खुद उस चीज़ के लिए है ना, उसने दोस्त ने बताई, तुमने सोच, फिर तुम खुद है ना उसका एनालिसिस करो यार कैसी है, उसको देखो, उसके मतलब फंडामेंटल्स देखो यार कैसी है। अगर तुम्हें खुद अच्छी लगे वो तो ही उसमें इन्वेस्ट करना, वरना मत करना। एडवाइस लेके यार किसी ने कही XYZ बंदे ने ये कंपनी ले ले तो मैंने ले ली, तो उसमें बहुत रिस्क होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। बाकी क्राउड को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमेशा खुद सोच के करना चाहिए और उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको तुम समझो। मान लो यार तुम्हें है ना एक सेक्टर है, जैसे केमिकल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर की कोई कंपनी है जिसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं है यार, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, कैसे वो काम करती है, तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। उसमें इन्वेस्ट करो जिसमें तुम्हें पता है कि यार, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया के यार क्या आते हैं, बिस्किट आते हैं, सब आते जैसे हैं, बिस्किट वगैरह आते हैं, वो सब पता है। ब्रिटानिया के हाँ हाँ, ब्रिटानिया के तो सबको पता है कि यार वो कैसे पैसा कमाती है और फ्यूचर उसका कैसा रहेगा। जैसे यार इंडिया की ग्रोथ, इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, और ये तो है नहीं कि यार आज लोग ब्रिटानिया के खा रहे हैं कल खाना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ होगा। इसीलिए सब समझते हैं, तो ऐसी चीज़ों में रहो तो फिर ज़्यादा सेफ रहता है, जिस चीज़ तुम समझ रहे हो। फिर सातवीं चीज़ आती है कि यार हमेशा है ना रेगुलर रहो, चाहे मार्केट गिरता है चाहे ऊपर जा रहा है, तो मैं ना इन्वेस्ट करना मत छोड़ो, कुछ भी हो जाए चाहे रेगुलर रहो कि यार मैंने सोच रखा हर हफ्ते इतने पैसे डालने मार्केट में, तो डालने, हर महीने लगाने, जैसे जैसे भी किसी का अलग अलग होता है तो वैसे रखो। और 8 है अपने डिसिप्लिन खुद रखो और खुद के प्लान्स बनाओ, खुद की स्ट्रेटेजी रखो। ये चीज़ तो बताइए हमें, दूसरों पे है ना कभी मत सोचना कि यार उसने कह दिया तो मैंने ये कर लिया, खुद अपना दिमाग लगा के करना। अब चीज आती है, शुरू करते हैं स्टॉक्स उठते क्या है। तो यार स्टॉक्स होते हैं जैसे कोई भी कंपनी है, उसको है ना किसी भी टाइम पे, मतलब कोई टाइम ऐसा आता है कि यार उसको है ना पैसा चाहिए होता है अपनी मतलब ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, कैसे भी चाहिए होता है, तो वो उसके पास दो चॉइस होती है यार, वो तो क्या तो कर्ज ले ले, बोरो कर ले मनी, या फिर है ना वो मतलब अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचकर, कोई स्टेक बेचकर पब्लिक से उठा ले पैसा मार्केट से। तो वो अपने कंपनी का कुछ हिस्सा बेचती है शेयर्स के रूप में और उसको पैसे मिल जाते हैं। तो अब फिर देखो यार स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट वो एक जगह होती है, पब्लिक एंटिटी की, जहाँ पे है ना तुम स्टॉक्स की ट्रेडिंग चलती है, जहाँ पे मतलब ट्रेडिंग होती है स्टॉक्स की, स्टॉक्स रहते हैं। जैसे जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूएसए में है, उसका नाम है NYSE, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ये काम की चीज़ है। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर होता है यार कि जैसे हिंदी में बोल लेते हैं उसको, जैसे लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं तो बिचौलिया। जैसे मान लो यार तुमने शेयर खरीदे, और ब्रोकर वो पर्सन होता है जिसके पास लाइसेंस होता है ट्रेडिंग का, मतलब ट्रेड करने का, शेयर में वो खरीद सकता है, बेच सकता है। तो यार वो एक ऐसा बंदा होता है, मान लो कि यार तुम्हें है ना एक कंपनी खरीदनी है, उसको है ना उस बंदे को तुमने पैसे दिए, कंपनी बता दी कि मुझे इस प्राइस पे इस कंपनी के इतने शेयर चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए मार्केट में जाता है और वहां से उस कंपनी के उस प्राइस पे उतने ही शेयर्स लेके आ जाता है और तुम्हें वो आके शेयर्स दे देता है, ठीक है। इसके लिए वो क्या करता है यार, थोड़ी सी ब्रोकरेज चार्ज करता है, मतलब कुछ अमाउंट अपना मतलब कमीशन खाता है वो, कुछ ये करता है। ऐसे ही जब तुम्हें स्टॉक्स बेचने होते हैं तो तुम उसको स्टॉक्स देते हो, वो मार्केट जाता है, तुम बता देते हो कि यार मुझे है ना इस प्राइस पे बेचना, तो वो जाता है मार्केट, वो उस प्राइस पे स्टॉक्स बेच के आता है, जो पैसा मिलता है वो लाके तुम्हें दे देता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ अरे बात था ना कि जैसे कंपनी लॉस में गई तो ठीक तुम्हें है। लोन ले लेती या फिर स्टॉक बेचती, ठीक है। हाँ तो स्टॉक बेचने से फायदा क्या होगा इसमें? मतलब नहीं, जैसे कि कंपनी ने अपना पार्ट तो जैसे बेच दिया ना, मतलब अरे यार कंपनी IPO सोचो रुको एक मिनट। अगर मैंने आज अपनी कंपनी का पार्ट 10 रुपए का बेचा, कल वो हो सकता है वो पार्ट 50 रुपए का हो जाए, वो पार्ट 100 रुपए का हो जाए, वो पार्ट 200 रुपए का हो जाए, वो पार्ट तो मैं भी ओन करता हूँ ना।
कल को उस पार्ट का वैल्यू भी तो मुझे बढ़ानी है, तुम्हारी नेट वर्थ होती है जो वो बढ़ानी है, वो कैसे बढ़ाओगे? सबसे बड़ा रीजन स्टॉक बेचने का ये होता है कि मुझे अपनी नेट वर्थ बढ़ाना है, कंपनी की वर्थ, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, समझे? ये रीजन होता है। और दूसरा रीजन ये होता है कि यार मेरे को एक्सपेंड करनी है, यार मेरे को पैसे चाहिए, तुम या तो क्या तो मैं कर्ज ले लूं, पर उसके लिए तो यार कोई फायदा नहीं है ना उसका, तो उस पे मेरे को वो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये है हाँ कुछ मैं अपना कंपनी का कुछ और पब्लिक से उठा लूं पैसे। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे वंश अगर फैक्ट्री ओन करता है, एक मान ले खाने की एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री ओन करता है, अब तुझे एक और फैक्ट्री खोलनी है, तेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, एक तो क्या है कि तू लोन लेके फिर से शुरू कर दे और फैक्ट्री खोले, फिर तुझे है ना बार बार इंटरेस्ट का बर्डन रहेगा। उससे अच्छा तू एक और फैक्ट्री खोल ले अपनी और अपने शेयर्स का आईपीओ ले रहा, फिर लोग तुझ में इन्वेस्ट करेंगे, उससे तू एक्सपेंशन कर सकता है अपनी कंपनी का और लोगों के पैसों पे उनको थोड़ा सा अपनी कंपनी का हिस्सा देगी। अगर तो तेरी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो फिर जिस मार्केट में तूने अपने शेयर बेचे हैं एनएससी या फिर बीएससी किसी में भी, तो तेरी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से तेरे शेयर्स की प्राइस में राइज आएगा और इन एट द एंड तेरी नेटवर्थ बढ़ेगी। ये सारी चीजें ना अभी क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये जो कुछ वर्ड्स दिए आए होंगे समझ में, तो वो अभी क्लियर हो जाएंगे। आईपीओ, एनएससी, बीएससी, हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और वो हाँ ये सब आ जाएगा। हाँ। एक बार ये समझो कि जितना मैंने बताया है ना उसमें कोई दिक्कत हो वो बताओ, जैसे ब्रोकर को समझाया मैंने, तुमको नहीं समझाया तो वो बताओ। क्लियर है? सही है यहाँ तक? हाँ सही है। हाँ तो अब देखो ब्रोकर्स कुछ साइट्स हैं इंडिया में, जो टॉप ब्रोकर्स है ना, इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर्स वो हैं ये। तुम इसमें से किसी में भी अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हो, जैसे ज़रोदा है, अपस्टॉक है, आईसीआई सिक्योरिटीज है, मैं यूज करता हूँ एंजल, मेरा अकाउंट एंजल में है। बाकी सबका अलग अलग जगह होता है, सबकी अलग अलग फीस होती है, मोस्टली मोर और लेस सेम ही होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। हाँ तो तुम किसी में भी एक अकाउंट अपना खुलवा सकते हो। अब वो कैसे खुलवाते हैं वो सब मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक है ना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग चलती है शेयर्स की। इंडिया में मेजरली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएससी है, एक एनएससी, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया के 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो दोनों बॉम्बे में हैं। ठीक है, ये जो पीछे तुम्हें दिख रही है ये बीएससी की बिल्डिंग है। ठीक है, चलो तो ये एनएससी के बारे में, ये बॉम्बे में है, ये वर्ल्ड का 16 लार्जेस्ट है। बाकी कुछ है नहीं, वही है जो मैंने बताया। अब बात आती है यार निफ्टी क्या होता है और सेंसेक्स होता क्या है, ये 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। निफ्टी होता है यार क्या है ना, मतलब टॉप 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर की, उसका जो हम कुछ हिस्से में एक मतलब 100% में से कुछ हिस्सेदारी उस कंपनी को देते हैं और वो एक स्टैंड करता है। जैसे मान लो मैंने 50 कंपनी का एक बंच बना दिया, उसको हम कहते हैं निफ्टी 50, जो टॉप लीडर्स हैं हर सेक्टर की। मान लो जैसे एफएमसीजी मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे ब्रिटानिया है, नेस्ले है, ये तो सब जानते हैं, आईटीसी है, ये सारी मेन कंपनीज है किसकी, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। तो ये कंपनियां हैं इसमें, जैसे हर सेक्टर की होती है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ऑयल सेक्टर में जैसे लीडर है। बाकी बैंकिंग सेक्टर की एचडीएफसी बैंक है, और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पेंट्स में एशियन पेंट्स है, जो और गाड़ियों की कंपनी जैसे मारुति सुजुकी है इसमें। बाकी फाइनेंस की बजाज फाइनेंस है। ऐसे है ना हर सेक्टर के अलग अलग, जैसे मेडिकल सेक्टर की सिप्ला है, बाकी एक तो और होंगी इसमें डॉक्टर रेड्डीज है। तो ये सब है। तो ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली मार्केट है ना जा किधर रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए। आप मान लो सारे स्टॉक पॉजिटिव हैं, सारे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यार पूरा मार्केट ग्रो कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ऐसे निफ्टी 50 तो ये हो गया। ऐसे सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स में क्या है, सेम सिमिलर तरीके से 30 कंपनीज है जो टॉप लीडर्स हैं अपने अपने सेक्टर की, जैसे सीमेंट सेक्टर की है, ऑयल सेक्टर की है, मेडिकल सेक्टर की है भाई। ऐसे अलग अलग। ये नहीं समझ आ रही है 3.83% वगैरह, ये इसका क्या मतलब है? ये इनका वेटेज है निफ्टी में, जैसे 100% में से वेटेज कितना है। अच्छा अच्छा,
ऊपर तुमने 100 रुपए डाले तो 14 रुपए रिलायंस में जाएंगे, 9 रुपए HDFC में जाएंगे, 7 रुपए इन्फोसिस में जाएंगे, ऐसे करके डेट हुई। ये इनका मतलब परसेंटेज है कि यार इतने परसेंट ये निफ्टी में स्टैंड करती है, समझ गया? ऐसे ही सेंसेक्स होता है, उसमें 30 कंपनीज होती हैं तो इंडिया की मतलब आज की डेट में टॉप 30 है वो अलग अलग सेक्टर की, एक सेक्टर की नहीं, अलग अलग सेक्टर। एक चैट में डाउट आया कि जो BSE और NSE में कंपनीज होती हैं वो सारी इंडियन ही होती हैं क्या, या बाहर की भी हो सकती है? इंडिया की मतलब इंडियन होती है, लिस्टेड है इंडिया में, तो लिस्टेड है मतलब लिस्टिंग कराएगा कोई भी कंपनी हो चाहे वो लग जाएगी। MNC भी हो सकती है वो। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन नहीं है पर है ना वो फिर भी। ब्रो बेसिकली इंडिया में बिजनेस होता है वो लिस्ट हो सकती है। हाँ वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। इंडिया में रजिस्टर्ड होती है, तो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होती है, इंडिया में टैक्स पे करती है एक्चुअली। हाँ ओके हाँ। अब देखो, अब बात आती है यार स्टॉक का प्राइस चेंज ही क्यों होता है। ये सेम चीज़ है सप्लाई और डिमांड। भाई यार देखो, एक कहावत सुनिए तुम्हें, एक अनार 100 बीमार। तो मान लो एक अनार है और खरीदने वाले 100 बंदे हैं, तो उस एक अनार के भाव तो इतने बढ़ जाएंगे कि पूछो ही मत यार। कोई कहेगा मैं 5 रुपये में खरीद रहा हूँ, कोई 50 में खरीदेगा और कोई 5 में खरीद लेगा उसको। तो ये बेसिकली होती है सप्लाई और डिमांड। जिसकी मतलब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो यार उसका स्टॉक प्राइस गिरेगा, जिसकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो उसका प्राइस बढ़ेगा। दूसरी चीज़ आती है अर्निंग्स और एक्सपेक्टेशन। यार तुम्हें है ना एक उम्मीद है एक कंपनी से कि यार वो इतने मतलब प्रॉफिट ग्रो करेगी, इतने % से ग्रो करेगी, पर वो नहीं कर पाती, तो उससे क्या होता है उस कंपनी का सेंटीमेंट खराब होता है मार्केट में। सेंटीमेंट मतलब यार वो सोचते हैं नहीं यार मज़ा नहीं आया कंपनी में। तो ये एक बात, ये एक्सपेक्टेशन लाइक एक्सपेक्टेशन अपन रखते हैं या कंपनी बताती है कि इतना एक्सपेक्टेड ग्रोथ हम करेंगे? कंपनी भी बताती है कि यार हम इतने % से ग्रो करेंगे, पर वो कंपनी उतने % से ग्रो नहीं कर पाती। तो उससे क्या होता है यार मार्केट में मैंने सोचा यार ये कंपनी इसने इतना कहा था पर ये इतना हुआ नहीं, सेंटीमेंट तो उसका खराब होता है। हमारे माइंडसेट चेंज होता है, माइंडसेट चेंज होता है पब्लिक का, तो फिर उसी में आ जाती है, उसकी सप्लाई आ जाती है, हम बेचना चालू करते हैं, डिमांड कम हो जाती है तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन आ जाती है। समझ गए? हाँ तो अब हुआ क्या, अब देखो फिर आता है क्या यार, तुमने है ना फॉलो द लीडर, मतलब यार तुमने है ना बहुत, जैसे राकेश झुनझुनवाला है भाई, उसने है ना आज कोई भी एक कंपनी के है ना 1 करोड़ शेयर खरीद लिए, तो उसने क्या किया, डिमांड बढ़ा दी, सप्लाई थी नहीं, तो उसका ऑटोमेटिकली प्राइस राइज कर जाएगा। ये चीज होती है। और बाकी किसी भी रीजन एनीथिंग मतलब कुछ किसी भी रीजन से भी हो सकती है जो अपन को नहीं पता अंदर ही अंदर क्या हुआ उसमें। एलोन कभी कभार ऐसे भी बेस्ट एग्जांपल वही है, उसने यार ट्वीट कर दिया उसने ट्वीट कर दिया तो कंपनी चाहे कुछ भी हो नहीं हो, खत्म हो, तो वो ऊपर जाएगी डिमांड बढ़ा देता है वो। हाँ वही। भाई एक बात बता हाँ ये इसके अंदर तो कह रहा है कि डिमांड बढ़ जाएगी, तो बंदा एक ही तो बंदा चीजें खरीद रहा है, स्टॉक्स एक ही तो बंदा खरीद रहा है, तो उसकी अल्टीमेट डिमांड कैसे बढ़ी? भाई डिमांड कैसे बढ़ जाएगी, एक थोड़ा ना, तू एक बंदा थोड़ा ना खरीद रहा है। आज इस देश में पता नहीं कितने करोड़ लोग स्टॉक खरीद रहे हैं। नहीं जैसे मान ले मैंने 1 करोड़ स्टॉक खरीद लिए क्या? हाँ मतलब मान ले 1 करोड़ के स्टॉक्स खरीद लिए किसी कंपनी के, हाँ तो उसकी उससे डिमांड बढ़ गई। अरे मतलब उसकी मतलब सप्लाई कम हो गई, मतलब मार्केट में मान ले तू 100 शेयर हैं एक कंपनी के, ठीक है, और तूने है ना खरीद लिए वो 100 के 100 उड़ा लिए, मतलब तूने 500 की डिमांड कर दिया, मैं 500 खरीदना चाहता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, तो उसकी सप्लाई कम हो गई। हाँ अब जो ज्यादा पैसे देगा वो उसके पास स्टॉक चला। हाँ अब जो ज्यादा पैसे देगा वो खरीद लेगा। अच्छा भाई एक अनार तो बीमार वाली बात है यार, एक अनार है तेरे पास, 100 खरीदने वाले हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी प्राइस तो बढ़ेगी। और अगर कोई ग्रेट पर्सनालिटी किसी शेयर के बारे में बोल देता है ना, तो फिर उसमें वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज हो जाता है। तो तू जैसे मान ले किसी का फैन है, तो फिर तू तो उसकी बात मान लेगा, मतलब ऐसे बहुत लोग होते हैं मान ले। भाई कोई बात आ जाती है, उसने कह दिया यार ये चीज बढ़िया है, उसने अभी चलो ये छोड़ो वो नहीं बताया। और एक मेरे को अमाउंट वाला ही बता कि ऐसा फिक्स होता है क्या कि एक कंपनी के इतने स्टॉक्स हैं
तो इतने इतने तुमने पे किए हैं तो उसको इतना पार्ट मिल गया 100 में से। भाई देख वो है ना, हर स्टॉक की प्राइसेस है ना सेट होती है। नहीं नहीं, अरे वो पूछना चाह रहा है जैसे कंपनी अगर 100% की है तो एक स्टॉक कितने परसेंट का होता है, वो वैसे वो कंपनी डिसाइड करती है ना। नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ शेयर्स भाई तू कितने डाइल्यूट करना चाहता है वो उस पर डिपेंड करेगा। वो छोड़ दे अभी काम करने में। तो अब देखो यार प्राइस चेंज हो रही है तो यार उस पे है ना कोई रेगुलेटरी कमेटी भी होनी चाहिए यार, वरना तो पब्लिक कुछ भी कर देगी, कितना भी बढ़ा सकती है उसको, कितना भी गिरा सकती है। तो ये सारी चीजें मतलब मेल प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इंडिया में एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं हम सेबी। सेबी होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट चलाती है, जो मार्केट को रेगुलेट करती है। मेन पर्पज वही होता है सेफ गार्ड, मतलब इन्वेस्टर्स के इसमें काम करना और कोई गलत प्रैक्टिस ना हो मार्केट में, उससे रोकना। मेन जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ अभी, हाँ एक एग्जांपल देता हूँ इसका मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी जैसे CNBC आवाज पे एक एडिटर है, वहाँ का चीफ एडिटर, उसने क्या किया, वो क्या करता था कि जो स्टॉक वहाँ पे टीवी पे रिकमेंड करता था उससे पहले वो खरीद लेता था और टीवी पर रिकमेंड किया तो पब्लिक खरीदती थी, उससे ऑटोमेटिकली प्राइस राइज करता था और फिर वो बेच देता था। तो इससे क्या करता था, ये गलत तरीका है यार, तुम है ना मतलब कह रहे हो और वही खरीदवा रहे हो पब्लिक को, तो ऑटोमेटिकली राइज करेगा और फिर तुमने बेच दिया। तो इससे क्या होता था कि ये गलत था। तो फिर अभी सेबी ने उस पर रोक लगा दी, केस हुआ था उसको बैन कर दिया उसको। उसने 3 करोड़ रुपए ऐसे ही कमाए थे अभी। हाँ 30 करोड़ ना जितने रुपए एक दिन में उसने 3 करोड़ रुपए कमाए थे, ऐसा भी हुआ था। तो ये उसने उस पर बैन लग चुका है। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए सेबी रहता है। अब देखो मार्केट में होती है 2 चीजें, एक होती है इन्वेस्टिंग, एक होती है ट्रेडिंग होती है यार तुमने है ना मतलब छोटे समय के लिए, छोटी अवधि के लिए करा, और इन्वेस्टिंग होती है यार लंबे टाइम के लिए तुम करते हो। ट्रेडिंग में ये होता है कि यार तुम प्राइस देख के, प्राइस एक्शन देख के करते हो कि यार ये है ना इसकी प्राइस अभी इतना है, 2 घंटे बाद ये हो जाएगा। बेसिकली तुम है ना सोचते हो कि यार कि बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा यार, 1-2 दिन के लिए होता है, तुम 1-2 दिन रखते हो उसको फिर बेचते हो, वो ट्रेडिंग नहीं आता है। इन्वेस्टिंग जो आती है यार तुम है ना तुम लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो उसको, ठीक है। ये है, और बाकी इसमें यही एक ये जो नीचे कोट लिखा हुआ ये बहुत बढ़िया है, रिमेंबर दैट रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। मतलब यार तुम है ना ये मत सोचना कि यार मैं आज आया हूँ मार्केट में आज ही करोड़पति बन, पर इसका है ना रिवर्स हमेशा ट्रू होता है कि यार तुम है ना करोड़पति थे पर एक दिन में करोड़पति जरूर बन सकते हो तुम, एक दिन में सारा पैसा डूब सकता है तुम्हारा। पर ये नहीं कि यार तुम आए और तुम एक दिन में करोड़पति बन गए, तुम्हारे पास कुछ था नहीं और तुम बन गए, वो सब सारी चीजें गलत हैं। तो वही लिखा हुआ है रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे पर हिरोशिमा वाज डिस्ट्रॉयड इन अ डे, वो एक दिन के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया था। एक बात ये बता यार, हर 5 मिनट में स्टॉक की वैल्यू कैसे चेंज होती है, मतलब हमेशा ही डिटेक्ट करते रहते हैं क्या? 5 नहीं, हर माइक्रो सेकंड में चेंज होती है इंडिया में। और क्या भाई कितने करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं, वही की हाँ, वो एक साथ इतने सारे लोग करेंगे तो फिर ये डिफरेंस आएगा ना भाई। वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत सारे शेयर्स होते हैं, वो इस वजह से भी बहुत होते हैं। और तू और मैं अभी बैठ के बीकानेर में सोच रहे हैं, पूरे पृथ्वी में सोच कितने लोग सोच रहे होंगे उसके बारे में। भाई अब से कोई तो बीकानेर के लिए लेके जाते हैं। हाँ हाँ देव, वो स्लाइड ऊपर वाली कर, टेक्निकल और फंडामेंटल का एक आइडिया दे दे। जैसे टेक्निकल मैं बेसिकली बताऊं तुम लोगों को तो क्या होता है कि ग्राफिकल, वो ग्राफ से देख के कि हाँ ये पिछले टाइम कैसा रहा है इसका ग्राफ, उस हिसाब से तुम सोच रहे हो कि अगले 1 दिन 2 दिन 90 दिनों तक कैसा ग्राफ रहेगा इसका, उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हो। और फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि तुम देख रहे हो कि कंपनी करती क्या है असलियत में, मतलब ये वाली चीज समझा आगे आएगा। अभी तो इतना ध्यान रखो यार क्या है ना, इन्वेस्टिंग होती है वो फंडामेंटल एनालिसिस पे होती है, ट्रेडिंग पे होती है और टेक्निकल। हाँ भाई थोड़ा फास्ट करने दो, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकता हूँ। अरे तो यार चलने दे, कोई बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं है, नॉर्मल है, सब चलने दे रहा है। जिसको दिक्कत आएगी वो पूछ ले। हाँ और फिर ट्रेडिंग ये होती है टेक्निकल एनालिसिस जो उस पे बेस्ड होती है। अभी तुम्हें ना ये आगे चीजें समझाता हूँ। ये बेसिकली 4 चीजें होती है, टर्म्स है, तुम्हें मतलब याद रखो तो और रखना, वरना
मैंने ऐसी लगा दी नॉलेज के लिए। ट्रेडिंग की 4 तरीके से होती है यार। स्काल्प ट्रेडिंग मतलब तुमने है ना आप खरीदा कुछ मिनटों में बेच दिया, वो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। डे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे बोलते हैं इसको, कि तुमने आज सुबह खरीदा और आज मार्केट बंद होने से पहले 3 बजे तक 3:30 बजे से पहले ही बेच दिया, वो डे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे हो जाती है। स्विंग ट्रेडिंग होती है मतलब डेज टू वीक, तुमने है ना शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 वीक के लिए खरीदा, 5-6 दिन के लिए खरीदा, वो सब हो गया स्विंग में। और पोजीशन ट्रेडिंग होती है यार, तुमने आज खरीदा, महीने के लिए खरीदा, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा, वो होती है पोजीशन बनाने की। तो हमने अपनी एक पोजीशन क्रिएट कर दी, ठीक है। ये अब देखो यार, तुम है ना इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो शेयर मार्केट। पहली चीज़ है तुम्हें तुम्हारा पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो तुम पैन कार्ड 18 साल के हो जाओ तो तुम्हारा पैन कार्ड बन जाएगा। फिर तुम उसके बाद दूसरा स्टेप है तुम एक ब्रोकर को हायर करो, मतलब किसी भी ब्रोकर को, उस पर डीमैट अकाउंट करो। तुम्हारा बैंक अकाउंट उसके लिए होना चाहिए। फिर तुम्हारा डीमैट अकाउंट बन जाएगा, उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है, यही होता है मेन तो पैन कार्ड होता है। भाई अब एक बात बता, अभी तूने बताया डीमैट अकाउंट बनाना है किसी साइट पे, जैसे ज़ेरोधा वगैरह हो गई, तो यही एक स्टॉक ब्रोकर है तूने बताया था। मतलब ये स्टॉक ब्रोकर ज़ेरोधा एक छोड़ने में तो 10 बताए थे, ऐसे इंडिया में पता नहीं कितने। हाँ, मतलब ये स्टॉक ब्रोकर, ये स्टॉक ब्रोकर होते हैं। हाँ, ब्रोकरेज हाउस होती है बड़ी बड़ी, इसमें जो पर्सन्स होते हैं उनको स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। ये बड़े पैमाने पे होते हैं, इनको स्टॉक ब्रोकरेज हाउस बोलते हैं, ठीक है। ब्रोकर ही समझ ले तू, तेरा ब्रोकर भाई। तो लोकल ब्रोकर कौन है भाई? लोकल ब्रोकर मतलब अबे लोकल कोई नहीं होता, ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई बंदा नहीं होता। खुद की ये एक है ना जो सेबी से रजिस्टर्ड होती है ये कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो समझ गया, ये तो कंपनी ज़ेरोधा वगैरह भी सेबी से रजिस्टर्ड है। हाँ हाँ, सेबी मतलब रेगुलेट करती है, सबसे पहली कंपनी, ठीक है। ये ज़ेरोधा तो अभी इंडिया का यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। अरे वो तो बता, वो बता ऊपर वाला बता पहले। क्या सब तो बता दिया, सब बता दिया। बता तो दिया। डीमैट अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, तुम्हारा डीमैट बन जाएगा। और फिर उसके बाद तुम शुरू कर दो, बाइंग और सेलिंग पैसा होना चाहिए, वही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। अब मार्केट में 2 कंडीशन होती है यार, बुल मार्केट होता है, एक बेयर मार्केट होता है। बुल क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट है ना ऊपर जा रहा है, राइज कर रहा है। जैसे मार्केट पिछले मार्च में था 7,000 के करीब निफ्टी, और अब हो गया वो 15,000 के अराउंड, मतलब 14,000 के अराउंड। तो ये था बुल मार्केट, मतलब राइज। और बेयर मार्केट क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, मार्केट गिर रहा है यार। पहले 14,000 था, 14,000 से 7,000 हो गया, मतलब गिर रहा है मार्केट, लास्ट वीक वो था बेयर मार्केट, ठीक है। अब आता फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस होता है जैसे यार तुम एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो, यार क्या है वो, करती क्या है, उस कंपनी को चला कौन रहा है। उसमें ना कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। मेन फैक्टर होता है यार कि है ना उस कंपनी की मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट को जैसे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे यार तुमने है ना एक बस खरीदी, बस को मान लो तुम कंपनी है तुम्हारी, ड्राइवर तुमने बिठाओगे, मतलब उसकी मैनेजमेंट। वो अगर एक्सपीरियंस है, मतलब उसको बहुत एक्सपीरियंस है चलाने का, वो हर तरीके के रोड पे चला सकता है, हर कंडीशन में चला सकता है, तो वो तुम्हारी बस को ढंग से चलाएगा, मतलब तुम्हारी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से चलाएगा। और वहीं पे तुमने किसी अनाड़ी ड्राइवर को बिठा दिया जो मतलब एक्सीडेंट करा देता है, मतलब वो ढंग से नहीं चलाता, तो वो कंपनी डूबेगी। ये मेन फैक्टर होता है कंपनी की मैनेजमेंट फंडामेंटल एनालिसिस पे, ठीक है। ऐसी है ना उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं, तो एनुअल रिपोर्ट्स जो आती हैं कि उसका प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है हर साल, मतलब कितनी ग्रोथ पे है कंपनी, तो वो डिपेंड करता है। वो सब है ना फंडामेंटल एनालिसिस पे आता है, ठीक है। ये हो गई वो। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, व्हाट इज CAGR। CAGR होती है यार, तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा ही होगा, सबने पता होगा सबको। वो होती है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR जो होती है। मतलब तुमने जो अमाउंट लगाई उस पर तुम्हें ना इंटरेस्ट मिला, मान लो तुम्हें 1,000 रुपये पे तुम्हें ना 15 रुपये, मतलब जितने भी मिले 15 रुपये, 100 रुपये पे 15 रुपये मिले, तो अगले साल तुम्हारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना जिससे तुम्हें मिलेगा रिटर्न, वो 115 रुपये हो जाएगी। वही सेम है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वो चीज़ है ये,
तो जो भी स्टॉक्स होते हैं वो सारे कंपाउंड पे ही काम करते हैं। मतलब एक टर्म है, इसको हम है ना इसमें डिसाइड करते हैं कि यार ये इतनी CAGR दे रहा है। भाई वो तो इतने ऑब्वियसली मतलब ऐसे ही हुए ना कि मतलब अगर यार अपन ने इन्वेस्ट कर रखे हैं उसमें, तो अगर वो 1 साल बाद भी देखेंगे अपन, तो अपनी वैल्यू तो बढ़ी हुई हुई स्टॉक्स की, तो ऑब्वियसली उस पे मिलेगा ना सारा। वो कितना ग्रो किया वो चीज है ये, ठीक है। या तो अपन निकाल लें वो अलग बात है। हाँ वो अपन को कोई जरूरत नहीं है। एक CAGR तो मैं बताता हूँ नॉर्मली। देखो जैसे ये बहुत अच्छी CAGR जिसने दी है, जैसे MRF का एग्जांपल है। तुमने 1 लाख रुपए 2001 में लगाए होते तो आज वो 1.6 करोड़ रुपए होते। और इसकी मतलब 20 साल की CAGR तुम देखोगे तो 28.9% है CAGR, ठीक है। ये तो इसकी बहुत अच्छी CAGR है। नॉर्मली जो मार्केट ऑन एन एवरेज CAGR देता है पिछले 40 साल में जितनी की है उसमें, वो अराउंड है 15% की CAGR, ठीक है। तो मिनिमम तुम्हें 15%, 14-15% तो तुम्हें रिटर्न मिल ही जाता है अगर तुम पेशेंट रहोगे तो, ठीक है। और जो कि डबल है तुम्हारे किससे, FD से। FD में तुम्हें 7% का मैक्सिमम मिलता है, इसमें तुम्हें मिनिमम 15% का, अगर तुम ढंग से चलोगे तो 15% का मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और उससे ज्यादा तो तुम सोच ही नहीं सकते कितना मिल जाए। एक ये डाउट आया, अगर कंपनी लॉस में है तो CAGR भी नेगेटिव आएगा? हाँ वो लॉस में जा रही है तो नेगेटिव आएगा ही, बिल्कुल। अब तुम देखो ना, वो तो ग्रोथ रेट रहेगी नहीं, वो तो ग्रोथ कर ही नहीं रही। वो कंपनी घाटे में जा रही है तो निकालेंगे नहीं उसका। जैसे अब बजाज फाइनेंस जीरो डाल देंगे, जीरो डालेंगे उसमें, ठीक है, नेगेटिव नहीं निकालेंगे उसको। अब वो तो पता है, वो तो उसकी यार फुल फॉर्म क्या है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। मतलब ग्रोथ रेट कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे। हाँ ग्रोथ है ही नहीं तो जीरो, ग्रोथ है ही नहीं तो जीरो आएगी। देख अब देखिए एक और एग्जांपल, अगर तुमने है ना 1 लाख बस तो वापस समझा दो, पूछ रहे हैं डाउट पूछ रहे हैं। वो 115 वाला अगले साल 115 कैसे? वाह। अबे जैसे यार मान लो तुमने यार आज 100 रुपए लगाए, तुम्हें 15% का रिटर्न मिला और अगले साल तुम्हारे रुपए हो गए 115 रुपए, ठीक है। अगले साल जो तुम्हें 15% रिटर्न मिलेगा वो तुम्हारी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो तुम्हारा क्या होगा, 115 रुपए होगा, ना कि 100 रुपए, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पैसे पे पैसा बनेगा, पैसे पे पैसा बनेगा तुम्हारा, सबसे बेसिक। हाँ वही चीज है। ऐसी है ना, ये एक एग्जांपल और है बजाज फाइनेंस का कि तुमने यार 1 लाख रुपए लगाया होता 2009 में, तो 2020 में तुम्हारे 8.8 करोड़ होते। इसकी CAGR है 85%। तो ये बस कुछ तुम्हें बढ़िया कंपनीज मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी सेट है। मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं इनको बोलते हैं। हाँ ये बहुत अच्छी टर्म है, बेसिक टर्म है। हाँ बेसिक टर्म है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होते हैं, जो मतलब मल्टीपल टाइम्स हो जाते हैं। अब तुम सोचे यार 1 लाख कितना 8 करोड़ रुपए हो गए, मतलब तुम्हारे कितने टाइम्स पैसे हो गए, तो मल्टी बैगर हो गया ये स्टॉक, समझ गए। मतलब कई टाइम ये मतलब डबल से ज्यादा हो जाए तो मल्टी बैगर कहलाएगा। बेसिकली मार्केट जितना रिटर्न दे रहा है उससे डबल ट्रिपल दे रहा है। हाँ वही मल्टी बैगर स्टॉक। पर शांति रह, कभी सारी बातें बताई जाएगी, एक बार रुक जा, तेरा सवाल लेंगे अभी आगे, ठीक है। अब आती है देखो, एक आती है टर्म मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या होती है? वो होती है जैसे यार कंपनी की वर्थ क्या है, मतलब कितनी मतलब वैल्यू है आज उस कंपनी की मार्केट में। तो वो कैसे डिफाइंड होती है कि मार्केट में उसका जो कंपनी के शेयर का प्राइस क्या चल रहा है इनटू उसके कितने शेयर्स मार्केट में हैं। हेलो सर, उसको कहते हैं मार्केट। प्रभाव मस्ती नहीं, एक बार बाद में। सर मैं कोई डाउट है? पीटी कहाँ भेजेंगे सर? अरे ये पीपीटी वगैरह, पीपीटी रिकॉर्डिंग, ये जो क्लास चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग, ये सब डिस्कॉर्ड पे भी शेयर हो जाएगी। बात करें ना, हमें सर से बात करनी है। ये सब ग्रुप में आ जाएगा। हाँ डिस्कॉर्ड पे भी शेयर हो जाएगा। लीजिए, मेरी थोड़ी स्टार्टिंग की स्लाइड्स मिस हो गई हैं तो मैं देख लूंगा जल्दी। बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। तुम देखना अभी ये जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो, ये समझ में आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? एक बार वापस समझा दे, एक बार वापस बता। भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है मतलब यार मार्केट में उस कंपनी की नेट वर्थ क्या है, मतलब उसकी वैल्यू आज की डेट में मार्केट में कितनी है,
ठीक है, उसको उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जैसे यार करंट प्राइस उस कंपनी के शेयर का मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है इनटू कितने शेयर्स मार्केट में हैं। मान लो उस कंपनी का प्राइस चल रहा है, करंट शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, और उसकी जो मतलब ये जो मतलब 50 शेयर मार्केट में है, तो उस कंपनी की जो तो तू ये कह रहा हो है गई उस शेयर के मतलब उस कंपनी में कितने टोटल शेयर हैं ऐसे, नहीं, या फिर ओवरऑल? हाँ कंपनी के टोटल कितने शेयर हैं या फिर मार्केट में कितने उसने मतलब डिसॉल्व कर रखे हैं, वो कौन से? टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग लिखा है ना, टोटल ओके टोटल शेयर। तभी तो हम रिलायंस की मार्केट कैप कहते हैं 15 लाख करोड़ है। हाँ समझ गए। ओके तो ऐसे ऐसे कैसे पता लगेगा कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? वो तो वो ये एक टर्म है तुम्हें समझने के लिए, ये सारी चीजें ना तुम्हें निकालनी नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें ना तुम्हें लिखी मिलेगी वहाँ पे, तुम्हें मतलब पता मिल जाएगा, तुम्हें बता दूंगा ये कहाँ पे मिलेगा, ये डाटा वगैरह। ये तो अंडरस्टैंडिंग है ठीक होती क्या चीज है, इसको मतलब है क्या ये, ठीक है। अब आते हैं यार 5 फाइनेंशियल रेशियो जो तुम्हें सबको आने चाहिए। मतलब एक पहला होता है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब इससे हमें पता चलता है यार कंपनी है ना अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। कंपनी रहती है जो ओवर वैल्यूड हो जाती है। पी रेशियो ये हमें समझाता है, मदद करता है, पर हमेशा ये वर्क नहीं करता। देखो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं यार कि जैसे मान लो हमारी मतलब जो करंट प्राइस है और उस कंपनी की पर शेयर अर्निंग कितनी हो रही है। मान लो एक शेयर, जैसे इसमें एग्जांपल जो दिया हुआ है कि उस कंपनी का नेट प्रॉफिट 10,000 रुपए है और 1000 शेयर्स उसके ट्रेडिंग मार्केट में हैं, तो उसका अर्निंग पर शेयर इसको याद रखना है, इसको ईपीएस बोलते हैं शॉर्ट में। वो क्या होगा, 10 रुपए होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट कंपनी का डिवाइड बाय कितने शेयर्स उसके मार्केट में हैं, उसको बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मतलब एक शेयर पे वो कंपनी और वो अगर देव तेरी थोड़ी सी आवाज चल लग कर रही है, एक बार चेक कर ले अपना वॉइस। हाँ। एक बार नेटवर्क चेक कर ले। हाँ और यार एक बार वापस ये एक बार शुरू से बता दे यार, ये वाली चीज ये चीज थोड़ी टेढ़ी लग रही है, तू पहले नेट चेक कर ले। अब आ रही है आ रही है अब आ रही है। हाँ तो अब देख उसमें क्या, जैसे ईपीएस पहले ईपीएस समझो। ईपीएस क्या होता है, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। मतलब अगर एक कंपनी आज की डेट में 10,000 रुपए कमा रही है, उसका 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो मार्केट में 1000 शेयर हैं, तो उसका ईपीएस क्या होगा, 10 रुपए। मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन में जो टोटल शेयर्स उसके मार्केट में, समझ गए। 10 रुपए का उसका ईपीएस हो गया। हाँ। अगर अब उस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है मार्केट में, तो उसका पी रेशियो जो होगा, पी रेशियो होता है जो शेयर प्राइस है मार्केट में, कौन शेयर प्राइस, प्रॉफिट अपॉन अर्निंग। हाँ वही हाँ कंटिन्यू। हाँ वही जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, मतलब कितना प्राइस है उसका, शेयर प्राइस मान लो 100 रुपए है, तो उसका पी रेशियो होगा 10। तुम इसको पढ़ोगे ना यार, इसको एक बार भाई पढ़ो। अर्निंग तेरा प्रॉफिट हुआ, प्राइस तो शेयर का प्राइस। हाँ वही चीज है, तो तुम्हारा मतलब पी रेशियो 10 आ जाएगा। नॉर्मली जो कहते हैं ईपीआर वही तो हुआ, अर्निंग पर शेयर कह रहा है, तो मतलब जो शेयर की प्राइस है और अपने को जो अभी करंटली प्राइस चल रही है, उन दोनों को माइनस कर दो, वो हो गया ईपीआर। तो अबे नहीं, ईपीएस होता है, देख यार ईपीएस होता है, पहले ईपीआर नहीं ईपीएस। हाँ ईपीएस होता है। हाँ ईपीएस होता है जितना प्रॉफिट हो रहा है, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब कितना एक शेयर पे उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा यही है, अगर 10,000 रुपए कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। हाँ 10,000 उसको प्रॉफिट हो रहा है नेट, और 1000 शेयर्स मार्केट में, तो उसका ईपीएस हो गया 10 रुपए। ठीक है, ये चीज हो गई ईपीएस। अब उस शेयर का प्राइस, उस कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपए है मार्केट में, और उसका ईपीएस 10 निकाला है अभी हमने, तो उसका पी रेशियो भी हो गया 10। मतलब
तो अपॉन में 10 तो 10 ही 100 आएगा। डिवाइड बाय 10। 100 डिवाइड बाय 10 10 ही आएगा। ठीक है, ये होता है पी रेशियो। नॉर्मली 20-30 के पी पे जो होती है ना कंपनी, वो कहते हैं हम अंडर वैल्यूड है, मतलब सही दाम पे हमको मिल रही है। और बाकी जिनका best पी return देख लिया करना। क्या मतलब ये Industry average। प्राइस पर अर्निंग शेयर वाला है, मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और हमेशा हमेशा नहीं होता यार, इसका देख हमें मतलब ये क्या है बट मतलब इसका कैलकुलेट तो कर लिया अपन ने, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है पी रेशियो का? इसका मतलब ये है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि यार इससे हमें ये पता चलता है, ये अपन को गिवन है कि यार कितना है, ये गिवन है एक कंपनी का 10 है पी, ये अपन को गिवन मिलेगा, मिल जाएगा डाटा तुम्हें, है ना। ठीक है, मतलब और एक एवरेज तो कंपनी के शेयर खरीदने में फायदा होता होगा मुझे लगता है। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेटर होगा ना। हाँ उतने ही कंपनी अंडर वैल्यूड होगी। जितना ज्यादा वजह से आज यार ये हमेशा वर्क नहीं करता पर मोस्टली वर्क करता है। कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी होते हैं, जैसे तुम्हें ये निमित माइट म्यूट कर ले यार, तेरा हवा आ रही है। हाँ तू कंटिन्यू कर। देखो इसमें हुआ है कि एक a high P ratio could mean that company's stock is overvalued or else that the investors are expecting high growth rate in the future। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है टेस्ला का जो शेयर है वो आज 1500 के पी पे ट्रेड करता है, पर आज भी हम उसको है ना बहुत हाईली ओवरवैल्यूड है वो, पर फिर भी है ना लोग उसको खरीदते हैं। क्यों? विजन अकेला एलोन मस्क है भाई। विजन मैच कर रहा है, पैसे तुमको सही लग रहा है। तो फिर भी वो ओवरवैल्यूड चीज भी जो आज की डेट में बहुत हाईली ओवरवैल्यूड है, वो भी पब्लिक खरीदती है, तो उनको ओवरवैल्यूड नहीं लगता। ठीक है, एक चीज और, ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, कंपनीज दैट डू नॉट हैव अर्निंग, और जो लॉस में है उनका पी रेशियो नहीं होता। ठीक है, उनका पी रेशियो तुम्हें नहीं मिलेगा, मार्केट में उसमें डैश लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्निंग पर शेयर नहीं रहेगा तुम्हारे पास, लॉस में रहेगी तो। ठीक है, तो पी रेशियो का ये सिग्निफिकेंस बहुत काम की चीज है ये। दूसरी चीज आती है रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या होती है? जैसे यार कंपनी की ये वो चीज होती है यार, कंपनी की जो एबिलिटी कि जितना पैसा है उसके पास, जितना इक्विटी है, उसको वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकती है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर, मतलब वो कितनी रिटर्न दे सकती है। ठीक है, जैसे इक्विटी का बता दे, इक्विटी क्या होती है? इक्विटी शेयर होते हैं। इक्विटी मतलब शेयर, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट एक ही चीज होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको एग्जांपल से समझो। जैसे यार तुम्हें है ना पता चले एक कंपनी के शेयर होल्डर इक्विटी है मतलब 1 लाख रुपए की, मतलब शेयर से 1 लाख रुपए के हैं, और उसकी जो इनकम है, मतलब जो नेट उसको इनकम प्रॉफिट हो रहा है, तो इनकम उसकी 30,000 रुपए है, तो उसके रिटर्न ऑन इक्विटी होगी 30% की। समझ गए? हेलो, हाँ हाँ ठीक है। तो ये तू क्या कह रहा है कि 1 साल की होती है इनकम या फिर कितना? हाँ हाँ, इनकम, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम जैसे मान लो यार इक्विटी तुम्हारा है ना, मतलब जो शेयर है टोटल उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। एक कंपनी के शेयर होल्डर्स, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी इक्विटी की वैल्यू 1 लाख रुपए है। हाँ। और वो कंपनी 30,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करती है, मतलब इनकम है उसकी 30,000 रुपए एनुअल। इक्विटी की वैल्यू 1 लाख रुपए, मतलब बाकी लोगों ने 1 लाख रुपए का शेयर खरीद लिया। हाँ, मार्केट में जितने शेयर हैं उनकी रुपए, मतलब उनकी कीमत 1 लाख रुपए है। मार्केट में जितने हैं या टोटल कंपनी के पास भी जो है वो वाले इंक्लूड करेंगे? भाई मार्केट में जितने उतरे हुए हैं शेयर्स। ओके ओके। हाँ, मार्केट में जितने शेयर्स हैं इनटू उसका प्राइस जो भी कंपनी है। ठीक है ठीक। हाँ ठीक है, वो होती है आरओसी, आरओई। ठीक है, आरओई, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरओई बोलते हैं। 30% की है, नॉर्मली 20% की, 15% की आरओई अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही है, इम्पोर्टेंट है, तुम देख लेना। अगर ये जब चीजें काम में आती है, जब तुम यार किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो ना, तब ये चीजें देखते हो तुम यार क्या क्या है कंपनी की ग्रोथ। ये मेनली है ना, ये बताते कि यार कंपनी है ना
ग्रोथ कितने करती है, ग्रोथ पे है कितने, मतलब कितने परसेंट से ग्रो कर रही है, वो सारी चीजें। तीसरी चीज आती है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब यार जैसे तुमने यार एक कंपनी का शेयर खरीद के रखा हुआ है और कंपनी है ना बहुत बढ़िया मुनाफा दे रही है तुम्हें, बहुत मतलब अच्छे प्रॉफिट में, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को जो अपना प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जैसे मान लो मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कंपनी को, और उसके मतलब 1000 ही शेयर है मार्केट में, तो वो एक शेयर पे 1 रुपए दे रही है, 1 रुपए का गिफ्ट दे रही है सबको, ठीक है, तो वो हो गया डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड यील्ड सिमिलरली तुम निकाल सकते हो यार कि तुम्हें ना मार्केट में 100 रुपए का एक शेयर है और वो तुम्हें ना ईयरली 5 रुपए का गिफ्ट दे रही है एक शेयर पे, तो उसकी डिविडेंड यील्ड होगी 5% की। अच्छा भाई ये बता, इसके अंदर कोई टाइम बाउंड वो भी होता है कि जैसे अगर आपने किसी उसका ले रखा है शेयर, कंपनी का बहुत टाइम से ले रखा है, ठीक है, हाँ। तो भाई उसके ऊपर भी कोई बेनिफिट मिलता है कि तुम उस कंपनी का शेयर लेके रखा हुआ है तुमने बहुत टाइम से, तो तुम्हें उसकी तभी तो मिलता है यार ये डिविडेंड, तभी तो मिलता है तुम्हें, एनुअली तुम रखोगे तो यार तुम्हें मिलेगा डिविडेंड। अच्छा ऐसा नहीं है लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे तो देखो डिविडेंड की एक प्रोसीजर होता है कि कंपनी एक दिन आती है, वो कहती है कि भाई इस दिन हम एक नोटबुक बनाएंगे कि हम इसमें लिख लेंगे कि किस किस के पास कौन कौन से शेयर है, ठीक है, कौन कौन मेरी कंपनी का शेयर ओन करता है, वो लोग ऐसे लिखते हैं एक डायरी में, वो डे कंपनी डिसाइड कर लेती है, तो उस टाइम पर अगर तुम्हारे पास शेयर है तो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, ये रीजन है, ठीक है। कंपनी चाहे तुमने उसे 2 दिन पहले, चाहे तुमने उस शेयर चाहे को तुमने तो 2 दिन पहले खरीदा हो, भाई कंपनी तो अपने शेयर की वैल्यू बढ़ाती है, डिविडेंड्स कहते हैं, जिस दिन वो बोलेगी उसी दिन से मिलना चालू होगा। हाँ वो डिसाइड करते हैं, जैसे आज जैसे एक कंपनी का है इंडियन ऑयल का, ये शेयर प्राइस है 93 के अराउंड है, मैंने आज ही पढ़ा है, उसने पर शेयर करीबन 6 या 7 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो होगा 10 फेब के आसपास। हाँ, तो तुम्हारा 10 फेब के आसपास अगर उस टाइम पे वो है ना अपने मतलब एक डायरी लेके बैठेंगे कि यार आज की डेट में किस किस के पास हमारी कंपनी का शेयर है, जिस जिसके पास होगा उसको वो पर शेयर मतलब 6-7 रुपए जितना भी देना होगा पर शेयर उनको पैसे तो डिक्लेयर करते तो शेयर प्राइस चढ़ जाएगा, है ना? हाँ चढ़ जाता है, तो बस उन्हें फायदा हो गया, होता है। हाँ चढ़ जाता है भाई, कंपनी करती हैं भाई, तुम्हें भी तो गिफ्ट दे रही है यार, मेरे साथ भी तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी ने कहा कि हम इतना देंगे और बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत बार ऐसा भी होता है। ठीक है, और कई बार गिर भी जाता है, ये भी बाद में गिर जाता है, लोग एग्जिट मारने की कोशिश करते हैं, जैसे मार जाते हैं, तो दोनों साइड पैसा कमाते हैं लोग। हाँ गिरते वो जैसे हाँ चलो नेक्स्ट। अब देखो ये अरे पर तो भाई डिविडेंड तो एक तरीके से वही चीज हुई कि तुम्हारा कंपनी में एनुअल ग्रोथ कितना हुआ, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को वो सब में जो तुम्हारा पैसा लगा हुआ है वो सबको बांट देगी, बांट रही है। नहीं कंपनी का कंपनी की चॉइस है कितना बांटना चाहेगी वो, ये चीज कंपनी ने 100 रुपए प्रॉफिट बांट रही है अपना प्रॉफिट, वो 30% बांट रही है अपना प्रॉफिट, वो डिपेंड करता है। कभी कभार 0% भी होता है भाई, हमें वो नहीं बांट रही है भाई। मैंने कहीं एक बार पढ़ा था वो कह रहे थे डिविडेंड वही होता है जो तुम अर्न करते हो अपने स्टॉक्स लगा के। हाँ एक तरीके से रॉयल्टी है बस, रॉयल्टी होता है। तो ये कंपनी की मर्जी कैसे हुई कि वो कितना देना चाह रही है? वो मैनेजमेंट की मर्जी होती है, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ना यार। मेरे पास देखो या तो तुम प्रॉफिट ले लो या तो फिर डिविडेंड्स के थ्रू, या फिर कंपनी से कहो कि तुम इस प्रॉफिट को कहीं पे इन्वेस्ट कर दो और मेरे लिए और पैसा जनरेट करो। हाँ, ऐसा गूगल करती है ना, गूगल कंपनी। ये एप्पल का कहना होता है। हाँ, एप्पल ये कहती है, बोलता है कैपेक्स, वो कितना मतलब वापस डाल रही है पैसा। हाँ ठीक है, अब वो तुम भूल जाओ ये क्या होता है, कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, छोड़ो। अच्छा ये इंडिया की कुछ बढ़िया कंपनी है, जैसे मैं तुम्हें इंडियन ऑयल का एग्जांपल दे रहा था ना, जैसे आज ही डिक्लेयर किया उसने कि हम 10 तारीख को ये करेंगे, तो इंडियन ऑयल एक वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड पेइंग है स्टॉक्स इंडिया के। ठीक है, ये कुछ सरकारी कंपनीज होती है ज्यादातर, जैसे ये गेल है, पावर ग्रिड, एनटीपीसी है, ये सारी सरकारी, कोल इंडिया, ये सारी सरकारी कंपनीज होती है जो एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा इधर कि कई बार डिविडेंड दो धारी तलवार भी बन जाता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड ज्यादा बांट रही हैं, तो मतलब इससे क्या, डिविडेंड देने से एक चीज साबित होती है कि उस कंपनी के पास उसकी ग्रोथ के लिए पैसा क्यों नहीं निकाल रही है वो। जब मेनली जब वो ग्रोथ के लिए पैसा निकालेगी तो उसका शेयर बढ़ेगा,
और अगर वो बांटे जा रही है तो फिर वो ग्रोथ में कैसे इन्वेस्ट करेगी? तो मतलब तो कुछ कंपनी ऐसी भी है जैसे मतलब उनके पास जैसे कि प्लान नहीं होता कि यार हम इस पैसे को कहाँ लगाएं। तो इसलिए वो Clear नहीं डिविडेंड होता। दे देती है। फ्यूचर प्लान नहीं है उनके पास, उन्होंने अभी बांट दिया सारा का सारा। बांट दिया मतलब जो कुछ बांट दिया और ग्रोथ प्लान्स की कमी है। और जैसे अगर हमको डिविडेंड नहीं मिल रहा तो प्रॉफिट हमको मिलता रहता है। प्रॉफिट मिलता रहता है मतलब भाई तो शेयर अरे डिविडेंड वो- एक्स्ट्रा रहता है। मतलब वो शेयर का प्राइस तो चेंज होगा ही, वो उस हिसाब से हाँ। बोल रहा हूं। वो तो चलेगा ही। वो तो प्रॉफिट तुझे मिल अच्छा रहा कर है, रही है। मतलब profit जैसे के ऊपर शेयर का extra प्राइस पैसा बढ़ मिल रहा है तुझे। तो वो तो प्राइस मेरे पास रखे रखे बढ़ रहा है, मतलब मैं मतलब कैश नहीं मिलेगा तुमको उसका, मतलब कि तुम्हारी जो होल्डिंग्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये हो रहा है ना। प्रो डिविडेंड में बट एक्स्ट्रा मनी भी मिलेगा देखो। यहाँ पे दो एग्जांपल है, दोनों सब मतलब लोग देखो। जैसे इन्फोसिस है, इसका शेयर प्राइस भी बढ़ा है और इसने डिविडेंड टाइम दिया है। यहाँ पे कोल इंडिया करके दिख रहा है सबसे बीच में। अगर 5 साल पहले तुमने इसमें इन्वेस्ट करा होता तो तुम्हारी इक्विटी की वैल्यू बहुत कम हो जाती, बट इसने डिविडेंड फिर भी 4% का दिया है हर साल, और लॉस हो जाता। ओके। से थोड़ा और तरीके से और एक देखना बात होता बता, है। एक बात बता, अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है, ठीक है, स्टॉक खरीदा, उसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए रखा, और मैं देखता जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली कि ये कितना ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, और मैं किसी भी टाइम पे चाह रहा हूँ कि मैं इसको सेल कर दूं। मैं रखना उसको लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहा था, पर मेरे को यहाँ पे बीच में पता लगा उसका प्राइस राइज हो रहा है, तो मैं अब यहाँ पे आके इसको बेचना चाह रहा हूँ, तो वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, सेल करना चाहो, बट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे मैं कई इन्वेस्टर्स का पढ़ता हूँ, वो क्या करते हैं ना, वो किसी एक ग्रेट इन्वेस्टर की लाइन है कि नेवर टाइम द मार्केट, यू नेवर नो। मतलब ये है कि भाई क्या पता वो और बढ़ जाए यहाँ से, फिर तुझे बाद में रिग्रेट हो। और या फिर ऐसा होता है कि मान ले बाई चांस उससे डाउन चला जाए, तो एक चीज बताता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, जब डाउन जैसे अगर बढ़ रहा है तो फिर रखा रहने दो, और सरप्लस में और रुपए, मतलब जैसे 60-40 का रूल मैं भी अपनाता हूँ। 60% जैसे अभी हाई पे है, 60% इन्वेस्ट करता हूँ, 40% अपने पास रखा है और कोई ऐसी जगह जहाँ पे इन्फ्लेशन को वो इक्वेट कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही अगर डाउन जाता है तो फिर 40% वाला दोबारा बताइए। में इन्वेस्ट करता जाता हूँ। ये बेसिकली ये वाला रूल बहुत लोग फॉलो करते हैं। कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखो, कुछ पैसा बचा के रखो कि जब मार्केट गिरेगा, अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं फिर घुसूंगा यहाँ पे। और भाई एक और बात जो सुनो भाई, डिविडेंड्स में जो हमें कंपनी देती है ना, उस पे टैक्स नहीं लगता, वो कंपनी की देती है। हाँ ये बहुत टैक्स लगता है उसका। नहीं तो अपन नहीं देता ना, बट अपन नहीं देते वो कंपनी। अच्छा हाँ, वो कंपनी पे करती है, पर टैक्स जाता है गवर्नमेंट पे पर उसका। पर मैंने ये भी सुना था कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह चलती है तुम्हारी, तो उसके अंदर जो डिविडेंड होता है उसका तुम्हें टैक्स देना पड़ता है, पर लॉन्ग टर्म का नहीं देना पड़ता। हाँ तो होल्ड नहीं करते ना उस दिन के लिए, बोला था ये चीज। इंट्राडे में डिविडेंड मिलेगा ही क्यों? इंट्राडे अलग चीज है ना भाई, इंट्राडे तो किसी और का स्टॉक तुम बेच रहे हो तो अलग अबे हम वो का है। देव ने कहा है 2 मिनट में आ रहा है, तो तुम लोग डिस्कस कर सकते हो, जो भी है डिस्कस कर लो। आ रहा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। लैपटॉप एक बात बता, ऐसा कोई डाउट तुमने एक चीज अभी जो अपना डिविडेंड वाली चीज जैसे तुम बोल रहे थे कि डिविडेंड देती है कंपनी, एक दिन दे देती है। अब उस एक दिन से पहले अगर जैसे उस शेयर की वैल्यू स्टार्टिंग में 100 रुपए थी जब उसने डिक्लेयर किया, और वो 10 फेब को देने वाली है, आज 8 फेब है और उसके 140 रुपए हो रहे हैं, और उसने डिविडेंड देने को कहा है 6 रुपए, ठीक है, हर बंदे को 6 रुपए, तो वो 140 के ऊपर 6 रुपए देगी ना वो। हाँ भाई ये एक पॉइंट क्लियर नहीं करा उसने कि जब तुम शेयर खरीदते हो ना, तो ये नहीं होता कि आज तुमने कहा कि बाय दबा दिया और वो तुम्हारे शेयर तुम्हारे पास आ गए, वो 2 दिन बाद तुम्हारे पास आते हैं। वो तो ठीक है, क्रेडिट बाद में होता है डीमैट अकाउंट में। ये चीज याद रखो कि जब तुम शेयर खरीदते हो तो फर्स्ट डे तुम्हारे पास शेयर नहीं आते, वो 2 दिन बाद आते हैं। पहले दिन मतलब जिस दिन तुमने खरीदा उस दिन कुछ नहीं होता है, उसके अगले दिन तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटते हैं और जिस बंदे ने शेयर बेचा है उसके अकाउंट से शेयर कटते हैं, और सेकंड डे वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये मतलब वो जो कॉन्सेप्ट होता है सेम डे ट्रेडिंग का, वो तो ठीक है। मैंने तो ये कहा, क्या कहते हैं कि भाई मैंने 6 को खरीदा, ठीक है, 6 के बाद मैंने खरीदने के बाद 8 का था भाई पहले। हाँ ठीक है, मतलब आज कहा मैंने, और मतलब मान ले चल 10 फेब को भी तो आ रहा है ना वापस, तो 10 फेब के लिए बात हो रही है। तो अब भाई मैंने आज भी खरीद लिया, आज के 2 दिन बाद भी आ रहे हैं, ठीक है, और वो अब 140 रुपए हो रही है एक 14 को, ठीक है, और उसके ऊपर उसने कहा था कि हर बंदे को 6 रुपए देगी एक्स्ट्रा। 40 के और ऊपर लगेंगे ना 6 रुपए, या फिर 140 में कह देंगे कि 140 में तुम्हारा वो 6 रुपए हो गए। भाई
ऐसा नहीं शेयर भाई, वो तूने शेयर भाई ऑन कर रखा है तो तुझे तेरे भाई वो तुझे बस एक तरह से पर्क देती है कि भाई तुमने शेयर ऑन किया, लो मेरे से थोड़ा सा पैसा ले लो, इस बात पे रॉयल्टी ले लो, आई एम हैप्पी कि तुमने मेरा शेयर रखा है, ये मान ले, दैट इज डिविडेंड, नथिंग एल्स। हाँ देव, हाँ तेरी आवाज आ रही है। ठीक है, एक और बात बता, एक और बात बता, जो तू अब ये बता रहा था ये शेयर वाला, तो भाई अगर तू कह रहा है कि अगर आपने परचेज कर लिया और वो अगले दिन पहले वो सबमिट हो रहा है और उसके अगले दिन दूसरे का ट्रांसफर हो रहा है, भाई इतने में तो बहुत तगड़ा फर्क पड़ गया। क्या भाई, क्या फर्क पड़ गया? उसी जो डील हुई है ना वही एग्जीक्यूट होगी, वही रहती है भाई, उसी जो जिस टाइम पे तुमने कहा है कि मुझे खरीदना था उसी टाइम पे वो फ्रीज हो गई, वो ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, उसके अकाउंट से भी कट गया, वो भी नहीं बेच सकता अब। अच्छा, तभी तो ब्रोकर रखा है भाई, ब्रोकर सिर्फ इसी वजह से रखा है। हाँ भाई दीवारी है बस। एक और चीज, जैसे बहुत सारे लोगों को ये वाला डाउट होगा, मान लो अगर तुम्हारा ब्रोकर डूब गया फिर क्या होगा? वो तुम्हारे डीमैट अकाउंट होता है, कंपनी होती है CDSL करके, एक कंपनी होती है CDSL, वो डिपॉजिटरी कंपनी होती है, 2 कंपनीज है इंडिया में। वो शेयर्स जो होते हैं ना वो किसी ब्रोकर के पास नहीं होते हैं, डिपॉजिटरीज के पास होते हैं ना। तो फिर अगर तुम है ना, मान लो तुम्हारा डूब गया तो फिर तुम किसी और के साथ खोलोगे ना, तभी तो तुम्हारा पैन ले रहे हैं, तुम्हारी इतनी सारी आइडेंटिफिकेशन ले रहे हैं। अगर तुम किसी और के साथ खोलोगे ना तो तुम्हारे उसमें क्रेडिट हो जाएंगे, किसी और ब्रोकर के साथ खोला तुमने अकाउंट, क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब तुम्हारे शेयर्स डूबेंगे नहीं। ओके, हमारे मत रखना पड़, जब तक देश नहीं डूबता तब तक देश नहीं डूबता। एक सेकंड, हाँ देव तू अपनी पीडीएफ लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ लगा, वो आगे का समझा, वो तो डाउट पूछ रहे थे तो बता रहे थे। हाँ। और एक बात बता, वहाँ पे जैसे ज़ीरोधा वगैरह में ऐसा कोई ऑप्शन होता है क्या कि तुम इंट्राडे करना चाह रहे हो या लॉन्ग करना चाह रहे हो? क्योंकि मेरे को जब नुकसान लग गया तो मैं हाथ भेज दूंगा। हाँ सारा ऑप्शन होता है, टारगेट सेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बहुत ऑप्शन होते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तुम बेसिक वो तो तुम सीख जाओगे करते करते। अरे तो उतरना पड़ता है, हाँ धीरे-धीरे यार, ये तो मैंने यार बादशाह बन जाओ, वो चीज नहीं हो सकती ना भाई। मैंने भी 1 साल लगाया तब जाकर मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ है, मैं ये नहीं कहता मेरे को बहुत कुछ आ गया। यहाँ पे तो बस बेसिक्स क्लियर कर लो कि ये चीजें बोलती क्या है, क्या कहते हैं इसे, क्यों कहते हैं। मैं तुम्हें है ना मतलब ये चीजें बता रहा हूँ कि जैसे डिविडेंड होता क्या, तुम्हें है ना अगर कोई पूछे ना डिविडेंड क्या होता है यार, तुम्हें ना एकदम चौको नहीं, इस वजह से तुम्हें बेसिक टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ अभी, तुम्हें बहुत हाई लेवल पर नहीं लेके जा रहे यार। ठीक है, समझ गए? हाँ तो इतना मत सोचो, जितना मैं हाँ इतनी चीजें तुम जान लो यार कि तुम्हारे क्या काम किया है, क्या काम की नहीं है, मतलब ये टर्म्स के बेसिक मीनिंग जान लो। जैसे अगली चीज है, अब डिस्कशन नहीं की, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेब्ट सबको पता है, कर्ज होता है कि यार 50,000 का कर्ज है एक कंपनी के पास और उसकी जो इक्विटी की वैल्यू है शेयर होल्डर्स की वो 25,000 है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 हो गया। समझ गए? वैसे ये रेशियो बहुत कम होना चाहिए क्योंकि कंपनी के पास जो बढ़िया कंपनी होती है उसके पास ऑलमोस्ट डेब्ट नेग्लिजिबल होता है, और डेब्ट फ्री कंपनीज होती है तो वो बहुत बेटर रहती है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सिंपल ये चीज हो गई, ठीक है। करंट रेशियो ये कोई काम की चीज है नहीं वैसे यार। देखो अगर तुम्हें मान लो आज कंपनी को बेचना है, मतलब उसके पास शेयर है, मैं आज पूरी कंपनी को बेचूं, उसके पास 10,000 के एसेट्स हैं, मतलब उसकी वैल्यू 10,000 है और उसकी जो कर्ज है वो 5,000 रुपए का है, तो उसका करंट रेशियो हो गया 2 रुपए, 2 मतलब 2। मैं समझा नहीं ये चीज, बता दो। मतलब अपनी लाइबिलिटी 10,000 हो गया ना। हाँ भाई 10,000 को 5,000 से डिवाइड करेगा ना। अच्छा 10,000 का कर्ज है उसके और 5,000 रुपए है। नहीं 5,000 का कर्ज है और 10,000 उसकी वैल्यू है, उसके एसेट्स की। हाँ एसेट्स की, तो उसका करंट रेशियो हो गया 2। मतलब इससे अपन को ये पता चलता है कि यार शॉर्ट टर्म में मतलब कितनी जल्दी ये कंपनी है ना डेब्ट पे कर सकती है अपना, वैसे कोई खत्म कर सकती है डेब्ट, तो ये भूल जाओ। अब आती है ROCE, ये क्या होता है? ये होती है रिटर्न ऑन, हाँ इम्पोर्टेंट है ये ध्यान से समझना कि रिटर्न ऑन, ये फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो होता है कि यार तुमने है ना कितनी कैपिटल लगाई हुई है और उस कैपिटल पे कितना तुम्हें मुनाफा हो रहा है। अब देखो हायर ROCE होगी तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से कैपिटल यूज कर रही है वो कंपनी।
आरओसी का फॉर्मूला होता है कि यार जो भी फॉर्मूला ये भी रिटर्न ऑन इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, ये तुम्हें ना कोई काम का नहीं है। आरओसी तुम्हारे पास है ना निकली हुई मिलेगी तुम्हें कि 20% है या 30% है या 15% है, वो सारा डाटा तुम्हें मिल जाएगा। जितनी ज्यादा आरओसी होगी मतलब उतनी बेटर वो कंपनी। भाई इसका एग्जांपल दे, मतलब क्या कहना क्या चाहता है आरओसी वाला? आरओसी मतलब वो जैसे यार तेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो उस कैपिटल को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकता है कि तेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मान ले तुमने 10,000 के यार 15,000 रुपए कर दिए, तेरे पास 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो उस चीज को है ना आरओसी में तुम्हारा मतलब बिफोर टैक्स क्या हो गया, तेरे पास 5,000 का प्रॉफिट है, तूने कैपिटल कितनी लगाई थी? 10,000 रुपए की, और आरओसी तो निकाल सकता है। समझ गया? बेसिकली आरओसी ये होती है कि यार तुम कितने मतलब बेटर तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। अब एक चीज आती है म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। पर म्यूचुअल फंड ये होते हैं कि यार तुम है ना मतलब सेफली खेलना चाहते हो मार्केट को, तो तुम क्या करते हो यार, प्रोफेशनल जो मैनेज फंड होते हैं ना, म्यूचुअल फंड क्या होता है, प्रोफेशनली मैनेज फंड होते हैं। यहाँ पे मान लो तुमने क्या किया यार कि एक बंदे को, कोई भी एक कंपनी है म्यूचुअल फंड की, उसमें तुमने पैसा लगाया 1,000 रुपए, तो वो कंपनी क्या करेगी यार 1,000 रुपए को है ना अलग अलग कंपनीज में लगा देगी। जैसे 5 रुपए किसी में, 5 रुपए किसी में, ऐसे कर करके बहुत डाइवर्सिफाई करके। देव तेरी आवाज शायद क्या नहीं आ रही? सही है। तो वो क्या करती है कि वो है ना अलग अलग मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर देती है। वो जो करते हैं इन्वेस्ट, वो कौन करते हैं? वो करते हैं फंड मैनेजर्स, मतलब बड़े बड़े प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको मतलब रिटर्न मैक्सिमाइज करनी होती है अपनी। वो पता नहीं 50,000 जो 15% को ब्रेक करना चाहते हैं कि मार्केट को ब्रेक कर देंगे अपन, मार्केट को जीत जाएंगे, बीट द मार्केट कि हाँ हम इससे है ना ज्यादा तुम्हें रिटर्न दे सकते हैं। और उस पे क्या करते हैं, वो छोटी सी फी मारते हैं अपनी, वो कमीशन उनका होता है। हाँ, वो 2% वो होता है, बस ये होता है। इसमें क्या होता है, सेफ रहता है, सेफली तुम खेल सकते हो। हाँ भाई, बंच इज मोर पावरफुल देन सिंगल यार। 1,000 लोग आधा वापस बोलना भाई। तो फिर सारे म्यूचुअल फंड में लगाएंगे पैसा? नहीं भाई, उसमें लिमिटेड है ना यार, हर बार उसको क्या मिलता, तुझे पता नहीं ना कहाँ लग रहा है पैसा। सबसे बड़ी बात ये है तेरे को पता नहीं। अब वो ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉफिट ज्यादा होता है म्यूचुअल फंड में, कम होता है तो भाई मेरे हिसाब से कम होता है। एक बात बता, म्यूचुअल फंड में अपने को पता नहीं लगेगा कि अपने पैसे कहाँ लगे हुए? भाई यही तो बोला, डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो यार। म्यूचुअल फंड में भी डालो, पता तो चल जाएगा पोर्टफोलियो क्या है। अरे मेरी बात सुन, जो पोर्टफोलियो उन्होंने तैयार किया है तो वो पोर्टफोलियो मेरे को तो मिलेगा? नहीं दिखता भाई, नहीं दिखता भाई, नहीं पता। अच्छा, पता भी चल जाएगा ना तो भी तू क्या करेगा भाई, तेरा हाथ छोड़ना है। वो तो तुझे कैसे पता तेरा पैसा लगाया उसमें? हाँ, वो लिमिटेड अमाउंट देता है ना तुम्हें। म्यूचुअल फंड का ये ड्रॉबैक ये है कि यार तेरे को 15% की रिटर्न मिल गई तो तेरे को 15% की देगा, वो 15% की देगा, 16% की देगा। पर तू डायरेक्ट इक्विटी में आएगा तो क्या कर सकता है, तू 15 की भी ले सकता है, तू 50 की भी ले सकता है। अच्छा, समझ गया? एफडी है भाई, एफडी में तेरा 7% मिलता है। अगर तू उसी बैंक के शेयर्स में लगा दे तो तुझे ज्यादा मिल सकता है। तो ऐसे टाइप से मान ले म्यूचुअल फंड में भाई तुझे कह दिया इतना हम तुझे देंगे, अब ज्यादा मिल सकता है, पॉसिबल होता है। बस अब देखो आईपीओ क्या होता है। जैसे कोई नई कंपनी आई, उसको उस पे कमीशन भी तो खाएगी, तो बराबर नहीं हो जाएगा क्या? जैसे मान लो उस पे 15 मिल रहा है, वो 17 दे रही है। बहुत छोटा होता है कमीशन, बहुत छोटा सा कमीशन लगता है म्यूचुअल फंड वाला। छोटा कमीशन होता है, इतना नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग लेते हैं ना वाला कमीशन, ऊपर जाता है। हां भाई अच्छा ये चीज बताओ, जैसे उसने तो 15% फिक्स कर दिया, ठीक है, चलो कभी तो लॉस हो रहा है, पर जब प्रॉफिट हो रहा है वो तो यही तो बात बोली गई भाई, डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो यार। लॉस म्यूचुअल फंड में भी डालना है, डाल दे वहां पे भी। तो जब अकेला खेलना, अकेला भी खेल, तब करना, मना किसने किया है? हां अब जैसे आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है यार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब एक नई कंपनी आती है, वो कैसे लिस्ट होती है, वो आती है, उसको पैसा चाहिए तो वो पहले सेबी से परमिशन लेती है, यार हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते आईपीओ। तो वो परमिशन देती है, फिर उसके बाद वो कंपनी क्या करती है, मतलब इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है मार्केट से। वो एक प्राइस सेट करती है यार कि मुझे है ना 50 रुपए पे मेरी कंपनी के शेयर बेच रहा हूँ, मैं इतने शेयर बेच रहा हूँ, तो आप इसमें पैसा लगाओ। तो जो बंदे मतलब उस कंपनी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पे देखते हैं, यार कंपनी कैसी है, मेरे को बढ़िया लग रही है। जैसे बर्गर किंग सबने सुना है, पिछले महीने आईपीओ आया था उसका,
तो यार सबको दिखता है यार फ्यूचर में बढ़िया जाएगा, बढ़िया ग्रोथ करेगी, तो दुनिया उसमें पैसा लगाती है। क्या बर्गर किंग उसके इतनी बाद लेट खोला है? हाँ अभी आईपीओ आया था उसका पिछले महीने, तो उसने क्या किया, अब उसने 60 रुपए पे प्राइस बैंड अपना डिसाइड किया कि मैं 60 रुपए पे एक अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा। ठीक है। अब लोग उसमें पैसा लगाते हैं जैसे, और वो चीज है ना ओवर सब्सक्राइब भी हो जाती है। जैसे मान ले कंपनी ने कहा कि यार मैं 1000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचूंगा, पर वो क्या पब्लिक क्या करती है, पब्लिक ने मतलब 10,000 करोड़ शेयर्स के पैसे लगा दिए, तो वो क्या करता है, एक लॉटरी सिस्टम हो जाता है कि यार 10 बंदे में से एक बंदे को शेयर मिलेगा, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो लक की परसेंट लक काम करता है इसमें। ठीक है, तो जिसको अलॉट हो गए उसको अलॉट हो जाते हैं, जिनके पैसे रुके और बाकी जिसको अलॉट नहीं हुआ उसके सारे के सारे पैसे वापस हो जाते हैं, तो कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, फिर एक डेट होती है, उस दिन वो लिस्ट होती है बीएससी और एनएससी पे। तो जैसे बर्गर किंग लिस्ट हुई थी जैसे 120 रुपए के आसपास, 115 पे हुई थी वो लिस्ट। ठीक है, वो कंपनी लिस्ट ज्यादा पे भी हो सकती है, जो उस कंपनी ने जो प्राइस इश्यू किया था उससे ज्यादा पे भी हो सकती है, कम पे भी हो सकती है, वो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो कंपनी ओनर के हाथ में नहीं है कि वो लिस्ट कितने पे होगी। कंपनी ओनर के हाथ में नहीं है, वो बीएससी और एनएससी के हाथ में वो कैसे लिस्ट होती है। ठीक है, ओके। अब वो लिस्ट हुई 120 रुपए पे, तो तुम्हारा एक दिन के अंदर पैसा डबल हो गया, ऐसा भी हो सकता है। अब इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें कि जैसे अभी पिछले दिनों IRFC एक कंपनी है, उसका आईपीओ आया, कंपनी ने डिसाइड किया यार हम 26 रुपए पे देंगे शेयर्स, तो कंपनी ने 26 रुपए पे तो पब्लिक को बांट दिए शेयर्स, तो पब्लिक ने ले लिया। पर वो जब लिस्ट हुई तो वो 24 रुपए पे लिस्ट हुई, तो मतलब पर शेयर 2 रुपए का घाटा हुआ पब्लिक को जिसने वो शेयर लिए थे। समझ गए? ठीक है। ये होता है आईपीओ, ऐसे एक नई कंपनी लिस्ट होती है। एक बात बता, जैसे मैंने एक कंपनी खोली, वो कंपनी मेरी है अभी। हाँ, मैं आईपीओ से उसको, वो मतलब आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करा के मैंने कंपनी को मतलब ग्लोबली डाल दिया। हाँ, तो वो कंपनी मेरी रही है पूरी पब्लिक की। 50% ओन करता है, 50% ओन नहीं करता। क्या एक बंदा कितना शेयर होल्ड मैं बता रहा हूँ। जैसे देख, उस कंपनी का तू 50% से ज्यादा होल्ड करता है, वो तो कंपनी तेरी कहलाएगी। ठीक है, बाकी वो जो अगर 50% से कम है तो वो तू अपनी कंपनी उसको नहीं कह सकता। ठीक है, उसको समझ गया? बाकी वो है ना पब्लिक, जैसे पब्लिक शेयर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ स्टेक रहता है। यार मेरे पास मान ले एक कंपनी का एक शेयर है, तो मैं है ना उस कंपनी को मतलब 0.001 कुछ ऐसे तरीके से ओन करता हूँ। जैसे राकेश झुनझुनवाला, इनकी मोटी इन्वेस्टमेंट रहते हैं, जैसे ये किसी कंपनी को बिल्कुल। तो एक बात बता, कंपनी तब तक नहीं बिक सकती है जब तक हर एक पब्लिक वाला बोले ना कि हाँ बेच दो। लिस्ट हो जाती है ना, वो चीज अभी छोड़, उसको डिस्कशन में मत ला, वो चीज बाद में तुम मेरे से पूछ लियो। अब जैसे देखो, तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया। जैसे तुमने 10,000 रुपए इन्फोसिस के आईपीओ में लगाए होते हैं, तो वो 27 साल बाद मतलब आज की डेट में 11 करोड़ रुपए होते हैं। 10,000 के 11 करोड़, समझ रहे हो? बढ़िया आईपीओ अगर तुम्हारे हाथ लग गया और तुमने लंबे टाइम के लिए होल्ड कर दिया उसको। 1993 में 10,000 रुपए भाई। हाँ भाई लगाते हैं यार 10,000 लोग लगाते हैं भाई, बहुत प्रॉफिट होता है, ये बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन नॉर्मल लोग लगाते हैं, नॉर्मल लोग नहीं लगा पाते पर लोग लगाते हैं। अरे भाई ऐसे भी नहीं, 1 करोड़ भी बहुत है भाई, अपन के लिए 1 करोड़ भी बहुत है। अरे भाई 1 करोड़ छोड़, मेरे लिए तो 2 लाख भी बहुत है। अरे चलो आगे चलो देखो खत्म ही होने वाला है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, रूल ऑफ 72। मतलब अगर तुम 72 को डिवाइड करोगे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न से, तो वो तुम्हारा पैसा कितने साल में डबल होगा वो टाइम आ जाएगा। जैसे तुम्हें एनुअली 24% की रिटर्न मिल रही है, तो तुम्हारा पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। और एफडी में जैसे तुम्हें मिलती है कि यार 7% की रिटर्न मिल रही है, तो तुम डिवाइड कर लो, उतने टाइम में तुम्हारा पैसा डबल होगा। समझ रहे हो? 10 साल लग जाते हैं।
एफडी में, और अगर 15% से करो तो तुम देख सकते हो यार 4-4.5 साल डबल हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग चीज है, कभी भी निकालना 72 क्यों आया तो वो नहीं समझ आया। ये तुझे क्या करना है भाई, तुझे आम खाने हैं ना, गुठलिया क्यों बन रहा है तू? भाई एल्गोरिथम है भाई, समझ लिया बस, एक नॉर्मल सी बात करते हैं लोग। ठीक है, अब एक होता है लोगों में कि यार आज एक कंपनी का शेयर की प्राइस मान ले मतलब 1000 रुपए और एक की 2000 रुपए, तो वो कंपनी उससे छोटी है, मतलब जिसका शेयर प्राइस ज्यादा है वो कंपनी बड़ी है। ये चीज नहीं होती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे HDFC बैंक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज की डेट में इतनी है, कोटक महिंद्रा बैंक की इतनी है, ये इससे लगभग आधी है, पर उसका जो शेयर प्राइस है वो देखो HDFC का कम है और कोटक का ज्यादा है। समझ रहे हो? तो ये मिथ होता है मार्केट में, जो नए नए शुरू करते हैं कि यार ज्यादा प्राइस है तो वो ज्यादा बड़ी कंपनी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे MRF का 84,000 चलता है एक शेयर। हाँ भाई, वो तो दोनों शेयर सेम बनाते वेरिएंट भाई, इशू नहीं करते भाई। अब देखो उसके पीछे कई चीजें होती हैं, वो तुम्हें बाद में। भाई क्या कहते हैं ये बोलो, कौन बोल रहा है? भाई HDFC और कोटक जो है ये दोनों के दोनों सेम रिटर्न दे रही हैं क्या? नहीं, पर बोल रहा हूँ। हाँ भाई, अलग अलग रिटर्न देंगी भाई, वो तो चेक करना पड़ता है वो कितने दे रही है। मैं तो तुम्हें एक मिथ बता रहा हूँ कि यार एक मिथ होता है मार्केट में, शेयर्स पे डिपेंड करता है, वो डिवाइड कर देगा मार्केट कैपिटलाइजेशन से करंट प्राइस आ जाएगा। वो क्लियर कर रहा था तुम्हारा, ठीक है। अब खत्म ही होने वाला है यार, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 46 पे आ गए। ये कुछ फाइनेंशियल रूल्स जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए कभी भी, है ना। बोरो करके पैसा नहीं लगाना चाहिए यार, कि तुमने है ना उधार लिया और तुमने मार्जिन ले लेते हैं लोग। हाँ, मार्जिन ले लेते हैं, क्योंकि जैसे तुम ट्रेड करते हो ना तो उसमें ऑप्शन आता है यार तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, तुम 5 लाख के शेयर खरीद सकते हो। तुमने खरीद लिए, वो डूब गए तो फिर तुम्हारा बहुत तगड़ा लॉस हो जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ, मतलब आज ही शुरुआत करने का सबसे बढ़िया टाइम है आज। वो चीज मैंने पहले भी बताई थी। एक तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट आती है, इमोशंस जब खेलते हैं उनको कभी नहीं खेलने देना चाहिए मार्केट में, उसमें हमेशा डूबती है चीजें। इमोशन से गेम कम देख ले, सबकी ने रखी इमोशन के नाम पे। मतलब हाँ, इमोशन पे बहुत चीजें, जैसे मान ले तुम पैनिक हो गए यार मार्केट के साथ, तुम पैनिक हो गए इसलिए तुम लॉस में चले गए और मार्केट बढ़ रहा है तो तुमने जल्दी मतलब खुशी में बेच दिया, तो पता चला अगले दिन वो और बढ़ गया। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्लान बना के घुसना चाहिए बेसिकली। बाकी वो प्लान होना चाहिए, वो स्टार्टिंग में। हाँ, इसमें देखो एक बहुत काम की होती है कि है ना यार, चौथा जो पॉइंट है ये स्टॉप ट्राइंग टू गेट क्विक, मतलब आज वही चीजें मैंने पहले बताई थी, एक दिन में चाहो यार मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूं, वो नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कुछ नहीं होगा। फिर ये ट्रेंड की बात है, ये डू योर ओन रिसर्च, मतलब खुद की रिसर्च पहले करनी चाहिए। मार्केट में घुसने से पहले यार किसी भी कंपनी का स्टॉक लो तो खुद की रिसर्च जरूर करो। कीप ट्रैक ऑफ योर बजट अपनी जेब का तो भाई सब ख्याल रखते ही है, ठीक है। और बाकी ये चीज है, बाकी 8वीं चीज है 1 to 7 को कभी मत भूलना, ठीक है। ये चीज है। बाकी ये कुछ इंडिया की कंपनीज है, जैसे ये बहुत बढ़िया तरीका होता है कि मोनोपोली देखने के लिए, जैसे इंडिया में एक ही कंपनी है जो रेलवे चला रही है आज की डेट में, IRCTC, तो ये मोनोपोली है, गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे आप देखिए, हाँ गवर्नमेंट कंपनी, जैसे नेस्ले है भाई, सेरेलैक आती है, उसकी है ना 96.5% मार्केट शेयर, मतलब हर बंदा, मतलब जितने भी नए बच्चे पैदा होते हैं वो सेरेलैक जो खाते हैं वो नेस्ले की कंपनी का खाते हैं। मतलब ये बताते हैं, अपन क्या देखते हैं कि यार फ्यूचर भी बढ़िया है, कि आज खा रहे हैं मतलब फ्यूचर में बंद थोड़ा कर देंगे यार, कि आज खा रहे हैं तो बंद कर दिया, वो चीज नहीं होगी। जैसे ITC है, अगर 100 लोग शॉप पे जाते हैं तो 96 लोग यही खरीदते हैं। हाँ, जो नए नए लोग जाते हैं ना वो यही करते हैं। अब जैसे पेडिलाइट है, पेडिलाइट मतलब तुमने फेविकोल देखी होगी, फेविकोल किस कंपनी की आती है, पेडिलाइट की आती है। हाँ भाई, हाँ। तो वो ठीक है, तो वो एक मार्केट शेयर इसका हो गया। बाकी ऐसे देख सकते हो तुम कंपनी को।
ये कुछ YouTube चैनल से जिनको तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अबे ये तो पेड कोर्स हमें मांग रही slide- है यार, सीए रचना वाली तो। नहीं ये मतलब कुछ इनकी फ्री वीडियोस भी हैं YouTube पे हैं। अरे वो तो एक तो है यार, वो देखी भी है मेरी। हाँ मतलब देखो अगर तुम्हें पढ़ना है ना तो भाई वार्सिटी ऐप से बेस्ट कुछ नहीं है, उसको खोल के पढ़ने बैठ जाओ वहां पे, मतलब वो बेस्ट चीज है, ठीक है। उसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं अभी। और मैं बता दूंगा तो मैंने अभी इस पे ध्यान दो, ये खत्म करते हैं। एक ये चीज है कि है ना, जेफ बेजोस ने पूछा यार वॉरेन बफेट से, क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी सबको पता है कि, क्योंकि वॉरेन बफेट है तो इसका पोर्टफोलियो सबको पता है कि इसके पास क्या क्या शेयर है। फिर ये कहता है कि यार हमारी कॉपी क्यों नहीं कर सकते लोग, बोले सब कर सकते हैं, पर सब है ना धीरे धीरे रिच कोई नहीं होना चाहता। वही बात आती है पेशेंस की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेशेंस है, लंबे टाइम के लिए करो मजा आएगा, ठीक है। और ये हाँ लंबा टाइम, लंबा खेल खेलो। और ये लास्ट चीज मार्केट भाई ये नहीं पढ़ना, भाई ये नहीं पढ़ना। नहीं देख नहीं चीज है, ऑलवेज कमांडिंग, मिस्टीरियस, अनप्रेडिक्टेबल एंड वॉलेटाइल। वॉलेटाइल लास्ट वाले दोनों ठीक है। अभी तुझे कोई उठ के मारेगी बता रहा हूँ मैं, बंद कर दे। अरे नहीं यार चीज है सही में, तुम कभी भी कमांड करने की मत सोचना यार, और प्रेडिक्ट करने की मत सोचना यार। हाँ जब बजा दे फुल एक्सपीरियंस है पूरा। अभी बता रहा हूँ, लास्ट में ये स्लाइड लगाई है मैंने। अरे जितने भी स्कैम्स है ना उसमें कमांडिंग करने की कोशिश करी लोगों ने, तो भाई पकड़े गए एंड में। हर किसी रहता था, सबसे तगड़ा कमांड वो करता था इंडिया में तो। और ठीक है ये चीज भाई मेरे को तो बाहर वाला स्कैम बताओ यार, क्या कहते हैं यूएस का कोई स्कैम हो बड़ा। ओम तू एक बता तो रहा था। अरे रे भाई 2008 का क्राइसिस, अभी गेम स्टॉप चल रहा है, गेम स्टॉप का वो भी। अरे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देख ले भाई, वो सब बता देंगे। ये प्रेजेंटेशन होती है मेरी खत्म। हाँ तो बेसिक मतलब क्लास में लिखा था। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब रिकॉर्डिंग में बंद कर, शेयर कर दियो ग्रुप में। हाँ रिकॉर्डिंग और पीपीटी ये सब शेयर हो जाएगा भाई।